अब बच्चे गेम खेल रहे हैं या फिर कोई उस बच्चे के साथ खेल रहा है। उसकी आइडियोलॉजी है मार दो अगर जिंदा बस, रहना बस। है। तो यहाँ पे एक शब्द आता है डिजिटल डाइट, कि बच्चे की गलत तस्वीर को देखना, व्यूइंग, डाउनलोडिंग, स्टोरिंग, सेव करना, डिस्ट्रीब्यूट यानी फॉरवर्डिंग Forwarding। और डिस्प्ले क्रिमिनल ऑफेंस है, पॉक्सो और आईटी एक्ट। ग्रूमिंग बहुत ग्रेजुअली की जाती है और ये प्रेडिटर्स करते हैं। फिर कई बार आप ट्रस्ट में किसी के साथ कोई फोटो शेयर करते हैं फीमेल सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिहाज से। एक तो ब्लैकमेलिंग करना। डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी मिटते नहीं हैं और रिलेशनशिप की नींव इन तस्वीरों पे नहीं रखी जाती। अब 500 रुपए तो हर आदमी को बहुत कम मामूली सा लगता है। बोले अरे पे करके छुट्टी करो, जैसे ही पे नाउ दबाया उनके अकाउंट से 3,84,000 रुपए गायब हो गए। वेडिंग इनविटेशन पे क्लिक करके पैसे चले। क्लिक करते ही एक रिटायर्ड बैंकर के 23 करोड़ चले। एक रिटायर्ड हस्बैंड वाइफ है, डॉक्टर अभी आए एनआरआई, उनके 15 करोड़ चले। तो जो साइबर स्कैम्स और फ्रॉड्स हुए हैं उसका आंकड़ा 22,845 करोड़ रुपए का है 12 महीने का। 36 लाख के करीब कंप्लेंट्स वेबसाइट पे आई है। क्या करना चाहिए ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर कि आपको आपका वो पैसा वापस आने की संभावना तो कम से कम। तो हमारी स्ट्रेंथ इज साइबर अवेयरनेस एंड वीकनेस इज साइबर इग्नोरेंस। POV रुको, वेरीफाई करो। और खास तौर से आपके घर में जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको नहीं पता होता है और आप उन्हें कितना बताओगे ये APK कौन है, C कौन है, लिंक कौन है, वो सेटिंग ऑन कर दो तो कोई अननोन लिंक और अटैचमेंट जो अननोन आदमी भेजेगा वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाए। अच्छा, स्पेलिंग्स पे ये लोग खेलते हैं, हम लोग विजन पे काम करते हैं। अब बैंकों का कोई भी बैंक खोलो आप, उसकी वेबसाइट का नाम होगा, तो मैं एक शब्द यूज करता हूँ लोगों के लिए, DQ बढ़ाओ। वो गारंटी देती हूँ, ये बातें बहुत लोगों को नहीं पता है। इतनी देर में एक वीडियो कॉल आ गया, उन्होंने जैसे ही उठाया देखा सामने पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ है, वेल ड्रेस, कागज दिखाइए, फाइल, बकायदा सरकारी फाइल, पीछे लोगो लगा है, भारत का झंडा, पुलिस का लोगो सब लगा है। तो 2 महीने मेरे साइबर सेल पुलिस के साथ काम किया, उनको सॉफ्टवेयर बना के दिया विवेचना के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, एंड ही इज जस्ट 13 इयर्स ओल्ड। तो मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमिंग टुगेदर इज अ मिरेकल। हेलो एंड वेलकम, पूर्णिमा स्पीक्स में आप सभी का स्वागत करती हूं क्योंकि आज हर हाथ में मोबाइल है और आज की तारीख में अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वो साइबर अटैक का खतरा है, साइबर क्राइम का खतरा है। और इसीलिए इसे जागरूकता के लिहाज से, आप लोगों की मदद करने के लिहाज से कि कैसे अगर आप किसी भी तरीके के ऐसे खतरे में फंसते हैं, इससे आप बचाव कैसे करेंगे, आज मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने साइबर एक्सपर्ट रक्षित टंडन जी। रक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और क्योंकि मैं आपका काम पढ़ रही थी, आप लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ भी काम कर रहे हैं, आप जागरूकता के लिए बहुत काम कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो लोगों की पहुंच से बाहर थी, आपने बच्चों से लेके बड़ों तक, एक्सपर्ट्स तक वो पहुंचाने का काम किया है। सो हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट। और ये काम ऐसे ही चलता रहे। लेकिन एक बहुत बेसिक सी बात है टंडन साहब, कि आज किसी के भी हाथ में मोबाइल फोन है, किसी भी समय हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि यही मोबाइल फोन हमारे लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है। जरा मैं चाहूंगी इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। हाउ डेंजरस इज दिस मोबाइल फोन इन माय हैंड? डेंजरस तो वर्ड नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ वो आप खतरों को इनवाइट करते हैं उससे। आज अगर हम आंकड़ों को देखें सन 2024 के, तो जो साइबर स्कैम्स और फ्रॉड्स हुए हैं उसका आंकड़ा 22,845 करोड़ रुपए का है 12 महीने का। 36 लाख के करीब कंप्लेंट्स वेबसाइट पे आई हैं। और ये जो पीड़ित हमारे पास दिन रात आ रहे हैं, जो इसके शिकार हो रहे हैं, वो यही बताते हैं कि भाई वो फ़ोन पे मैसेज आया था, फ़ोन पे लिंक आया था, व्हाट्सएप में देखा था, ऐड में देखा था, फंस गए, स्कैम हो गया। कल ही रात की बात है, जब मैं लौट रहा था तो एक अध्यापक का फ़ोन आता है, उनके 95 लाख रुपए चले गए एक ट्रेडिंग स्कैम में, और वो 1 महीने तक निवेश करते रहे और उनको पता ही नहीं चला कि उनके साथ स्कैम हो रहा है। और डेंजरस इस तरीके से है कि ये आपको एडिक्टिव बनाता है, और वो एडिक्शन बच्चों में दिखाई दे रहा है, बड़ों में दिखाई दे रहा है। मैं कल एयरपोर्ट से लौट रहा था रात को और मुझे खुद ड्राइव करना था, तो देखा पूरा ट्रैफिक जैम था, 2 घंटे लगे नोएडा पहुंचने में एयरपोर्ट से। और राइट लेफ्ट जब मेरी नज़र जा रही थी तो देखा कि हर आदमी फ़ोन चला रहा है, फ़ोन पे वीडियोस तक देख रहा है ड्राइव करते में। एंड इट वाज वेरी स्कैरी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एकदम से गाड़ी रुक जाती है, अजीब सी चलने लगती है, और फिर जब मैं साइड से निकाल के देखता हूँ तो देखा वो तो वीडियो में इंगेज्ड है। तो ये चीज़ें बच्चों से लेके बड़ों तक में एक एडिक्शन पैदा कर रही हैं। आई थिंक दैट इज द डेंजरस पार्ट ऑफ इट।
हाँ, अगर आप इसी को तमीज़ से चलाएँ, और मैं जो एक वर्ड यूज़ करता भी हूँ, साइबर हाइजीन, साइबर सिविक्स, ऐसे शब्द निकाल के लाता हूँ, तो मुझे लगता है तो कोई खतरा भी नहीं है, उससे आपको बहुत सहूलियत है। आप उससे अभी जैसे अभी आपके पास मैं यहाँ स्टूडियो तक आया तो मुझे मोबाइल ने मदद करी छोटे से रास्ते से लाने में। तो अगर मैं अपने आप अपने उससे चलता तो हो सकता है मैं किसी गलत रास्ते में चला जाता। तो देयर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, लेकिन हाँ, अब जिस तरह का माहौल और अपराध हम देख रहे हैं उसमें अगर जागरूकता नहीं है तो वो बहुत डेंजरस है। और आपने सुना है स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। तो हमारी स्ट्रेंथ इज साइबर अवेयरनेस एंड वीकनेस इज साइबर इग्नोरेंस। अगर आपको पता ही नहीं है कि साइबर स्पेस में इस तरह की चीजें हो रही हैं तो दैट कैन बी अ डेंजर फॉर यू। आज यही समझते हैं कि साइबर अवेयरनेस और साइबर इग्नोरेंस क्या है। अच्छा, अमूमन मैंने लोगों को देखा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं मेरे पास कितना ही पैसा है, क्या ही चला जाएगा मेरे पास से। ये जो एक माइंडसेट है कि मेरे पास कितना ही पैसा है, मेरे पास से कितना ही चला जाएगा, ये सवाल को पैदा करता है कि क्या जो इस तरीके की धोखाधड़ी या चोरी करते हैं, आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं, ये सिर्फ अमीर लोगों को टारगेट करते हैं? नहीं ये नहीं, किसी को भी टारगेट कर सकते हैं पहली बार। और मैं यहाँ पे एक उदाहरण दे दूं कि अगर आपके बैंक में पैसा नहीं है, वाकई में नहीं है, जीरो बैलेंस है, तो भी ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप अच्छे से अपना इनकम टैक्स पे करते हैं, लोन्स पे करते हैं, बिल्स पे करते हैं, तो एक चीज़ होती है सिबिल स्कोर। आपका सिबिल स्कोर अच्छा हो जाता है। तो जैसे अगर मेरा सिबिल स्कोर अच्छा है तो जब मैं अपना बैंकिंग ऐप खोलता हूँ तो वहाँ एक बटन दिखाई देता है फ्लैश करता हुआ विज्ञापन के रूप में, प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर। आपका सिबिल अच्छा है, आपको 30 सेकंड में लोन प्राप्त हो जाएगा। अपना ओटीपी डालिए और लोन ले लीजिए, कोई कागजी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे खुद के बैंक के ऐप के नोटिफिकेशन में आता है। मेरा ज़ीरो बैलेंस है, मेरा मोबाइल हैक हो गया, हैकर मेरे बैंक में घुसा, उसने वो ऑफर अवेल किया, मेरे नाम पे जो 1,40,000 रुपये का लोन था वो ले गया, और अब बैंक कह रही है आपके मोबाइल से लोन हुआ है साहब, चुकाना तो आपको पड़ेगा। तो ये मानना कि साहब ये सिर्फ पैसे वालों को अटैक कर रहा है या जिनके बैंक में, ये गलत है। आपका पैसा डिजिटल है और वो डिजिटल फ्रेमवर्क आपके मोबाइल में है, और जहां आपका बैंक, पैसा और जायदाद जैसी बातें आती हैं वहां आप उसको सुरक्षित रखते हैं, आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं करते। आज भी अगर मेरे घर के लॉकर में कोई कीमती चीज़ रखी है तो वो लॉकर की चाबी मैं चौराहे पे नहीं रखूंगा, मैं उसे सुरक्षित रखूंगा। और ना मैं किसी अनजान आदमी के सामने उसको ऑपरेट करूंगा कि भाई मेरे घर के जो हेल्पर्स हैं वो काम कर रहे हैं, उनके सामने हम अपना लॉकर खोल रहे हैं अलमारी का। सिमिलरली आज मेरा पैसा मेरे इस फोन में है, वो मेरी सिम से कनेक्टेड है। अब इस फोन में कौन अंदर आता है और कौन जाता है, इस पे नजर मेरी होनी चाहिए। मैं बिना सोचे समझे अगर कोई ऐप या लिंक क्लिक कर रहा हूं और इंस्टॉल कर रहा हूं तो मैं उस बैंक को और उस पैसे को भी खतरे में डाल रहा हूं, क्योंकि नाउ योर मनी इज डिजिटल। मेरा निवेश, मेरी सेविंग्स, सब कुछ डिजिटल है। हाँ, डीमैट अकाउंट है, उसमें मेरे म्यूचुअल फंड्स हैं जो मैं मंथली बचत करता हूँ, मेरे एफडीज हैं और वो डिजिटल है। और आपने उसी फोन में एक अनजान, अब आजकल एक बड़ा खतरनाक वो चल रहा है कि साहब, अब हो ना, आपने सुना होगा पहले शादी के न्योते आते थे घर पे, मामा चाचा आते थे कार्ड और लड्डू लेके। अब कोविड के बाद तो ऑनलाइन आने लगी, व्हाट्सएप आता है। तो अभी एक सरकारी अधिकारी हैं, उनके पास एक शादी का न्योता आया व्हाट्सएप पे, उन्हें लगा, अभी सुना था वो उस दिन रमेश बता रहा था उसकी बेटी की शादी है। उन्होंने उस अनजान नंबर के वेडिंग इनविटेशन को क्लिक किया। क्लिक करने के 3 से 4 मिनट के अंदर मैसेजेस आए, उनके खाते से 2 लाख रुपए का शगुन चला गया। वेडिंग इनविटेशन पे क्लिक करके पैसे चले गए, क्लिक करते ही। अब क्यों? उस फाइल का नाम था weddinginvitation.apk। APK एक रॉ एंड्रॉइड एप्लीकेशन फाइल होती है, इसका नाम होता है एंड्रॉइड पैकेज किट। आप जैसे ही इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हो, ये आपके फ़ोन से एसएमएस, बैंक और बाकी के जो डेटा है जैसे कॉन्टैक्ट्स, फोटोज की परमिशन ले लेता है। ये एक तरह का एसएमएस इंटरसेप्टर बन जाता है। और ये एपीके फाइल एक मैलवेयर, हम तो अब इसे मैलवेयर बोलते हैं। अब वो आपने क्लिक करी तो आपके सारे ओटीपी और बैंक के क्रेडेंशियल्स चोर के पास चले गए। तो अब उसे और क्या चाहिए पैसा निकालने के लिए, उसने पूरा खाता खाली कर दिया। अभी यही रिसेंट एक घटना घटी एक फौजी अधिकारी के साथ, जब उनपे एक नकली ट्रैफिक चालान आया। अब भारत सरकार ने बड़ा क्लियर कर दिया कि आपके पास अगर कोई भी एसएमएस आएगा तो उसमें एक सरनेम लगा होगा।
सरनेम मतलब सफिक्स लगा होगा, -S मतलब सर्विस, -P मतलब विज्ञापन प्रमोशन, -G मतलब सरकारी और -T मतलब ट्रांजैक्शन। इसके अलावा हम आपको और किसी प्रकार से मैसेज नहीं भेजेंगे। तो आगे नाम होगा, हेडर, मान लीजिए वाहन, अब वाहन सरकार का नाम है, वाहन -G मतलब ये सरकारी मैसेज है। मैंने अपने HDFC बैंक से पैसे निकाले, HDFC BK -S मतलब सर्विस। मैंने कोई कोरियर मंगाया ब्लू डार्ट से, तो ब्लू डार्ट -S ये सरकार ने 1 जुलाई से फिक्स कर दिया। अब इसके अलावा अगर किसी पर मैं आपको गारंटी देती हूँ ये बातें बहुत लोगों को नहीं पता है। नहीं पता है, और अब उन पे मैसेज आया कि आपकी गाड़ी का चालान हो गया है, और ट्रैफिक चालान .apk उन्होंने क्लिक करा, 3,81,000 रुपए गायब हो गए। एक हम स्कूल में गए, कार्यक्रम हुआ हमारा, बच्चों को हमने जागरूक करते हैं, कई स्कूल बुलाते हैं, तो वहाँ कार्यक्रम के बाद एक टीचर आई, बड़ी मायूस सी, बोले मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने जी मैम बताइए। तो वो कोने में आ गई, बच्चे हमें घेरे हुए थे, बोले मेरी मदर हैं सीनियर सिटीजन, बैंक से रिटायर्ड हैं। मैंने फिर बोले अभी 4 दिन पहले उन पे कॉल आया, मैं तो स्कूल में पढ़ा रही थी, कि साहब आपकी पेंशन नहीं मिलेगी, आपको आपकी पेंशन रोक दी गई है। तो बोले क्यों? आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेटेड नहीं है, आपका लाइफ सर्टिफिकेट। बोली हम तो बैंक में करा के आए थे। बोले नहीं साहब, वो सिस्टम पे अपडेट नहीं हुआ है, हमने आपको फाइल भेजी है, लिंक भेजा, आप जल्दी से क्लिक करें और अपडेट करें, वरना इस महीने की पेंशन रुक जाएगी। बुजुर्ग महिला थी, नहीं समझ में आया, उन्होंने क्लिक कर दिया। उस फाइल का नाम था लाइफ सर्टिफिकेट .apk। क्लिक करते ही 13 लाख रुपए चले गए। तो आज ये APK वाला जो आतंक मतलब फियर और अर्जेंसी का नाम ये तो इनकी वीकनेस, मतलब तरीका है कि आप एक तो डर दिखाओ और अर्जेंसी। अभी नहीं किया तो पैसा नहीं मिलेगा, अभी नहीं किया तो ये नुकसान हो जाएगा, तुरंत ब्लॉक हो जाएगा। और टाइमर चलते रहते हैं कई बार टाइमर चलते रहते हैं, 30 सेकंड्स में क्लिक करना है, करना है, वो करना है। तो आई थिंक ये फियर और अर्जेंसी दिखाकर सबसे आसान तरीका हो गया है लोगों को। फियर। और अभी एक नया उन्होंने देखा, भाई एप्पल में तो APK फाइल चलेगी नहीं, थैंक गॉड, तो उनको कैसे लूटें। तो उन्होंने नकली मैसेज बनाया कि आपका ट्रैफिक वायलेशन बहुत दिनों से ड्यू है, और नीचे एक फाइल बनना दी। अच्छा, स्पेलिंग्स पे ये लोग खेलते हैं, हम लोग विजन पे काम करते हैं। हमें उन्होंने पानी पकड़ाया, हमने तो बस देखो पी लिया, ग्रीन लेबल था, बिस्लरी होगा, वो बिल्सरी निकला बाद में जब बहुत गौर से देखा। जब आप पहला शब्द पढ़ते हो और रंग पढ़ते हो, तो बस आप उसी को आगे दिमाग में मान लेते हो कि ये ठीक है। मैसेज आया स्पीडिंग वायलेशन, मेरे पास, मैं दिखाऊंगा आपको। फाइल का जो लिंक था वो था echalexi.vip। ई चालान होता है ना, चालान होता है, AXE.vip। लिंक पे ध्यान नहीं दिया, पेंडिंग वायलेशन, आपका गाड़ी का बहुत ज्यादा ट्रैफिक चलान। लिंक पे क्लिक करा, बिल्कुल हूबहू मोबाइल के ऊपर M परिवहन सरकारी लोगो, ट्रांसपोर्ट का लोगो लगा हुआ, फाइल खुल गई। 500 रुपए का चलान है, पे नाउ। अब 500 रुपए तो हर आदमी को बहुत कम, मामूली सा लगता है। बोले अरे पे करके छुट्टी करो। जैसे पे नाउ दबाया, उनके अकाउंट से 3,84,000 रुपए गायब हो गए। वो लिंक नकली था। जैसी तुमने अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और OTP डाले, वो 500 तो छलावा था, उसके पीछे से बाहरी रकम उनके कार्ड से। ये अभी गुड़गांव में एक मामला आया था। तो कहने का मकसद ये है कि अननोन लिंक और APK किसी भी नाम से, और आजकल ये जो करंट मैंने नाम बताया, शादी का कार्ड, ट्रैफिक चालान, हाँ, गैस कनेक्शन आपका, ओह माय गॉड, ये जो पाइपलाइन वाली गैस है उसके नाम से भेज रहे हैं, आपका बिल अपडेट नहीं है। तो ये तो कोई सोचेगा भी नहीं कि ये फ्रॉड हो रहा है। वो लोग भी वो यूज करते हैं। मतलब या तो ये लापरवाही, नजरअंदाजी इसका एक रीजन हो सकता है, लेकिन कोई इमेजिन भी नहीं करेगा कि गैस का आपका बिल आ रहा है, उसके नाम पर भी फ्रॉड हो रहा है। कोई आपको शादी का कार्ड भेज रहा है, उसके नाम पर चालान के लिए भेज रहा है, उसके नाम पर तो फ्रॉड। मैम उसका एक ही सोल्यूशन है जो मैं समझाना चाहता हूँ लोगों को। मेरे एक मित्र हैं, वो भी साइबर एक्सपर्ट है, उनको मैंने सुना, उन्होंने ये लाइन बोली थी, POV, ओके, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, POV, ओके, P मतलब पॉज, O मतलब जीरो ट्रस्ट, और V मतलब वेरीफाई, रुको वेरीफाई करो। नंबर 1। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, आपने जो बात कही चलान आ रहा है यार, ये वेरीफाइड हैंडल से आते हैं। जैसे कल हमारी फ्लाइट में कुछ चेंजेस हुए, तो हम पे एक व्हाट्सएप मैसेज आया, लेकिन उस पे एक बहुत छोटा सा बगल में ब्लू टिक लगा था और आगे इंडिगो लिखा था। वो वेरीफाइड था। आप समझ रहे मेरी बात? आज इसी प्रकार से मैंने बताया कि सरकार ने वो कर दिया है
कि ट्राई को कि आप पे सारे मैसेजेस में सफिक्स लगा होगा, -s -p। अब एक अजनबी नंबर से ट्रैफिक चालान का मैसेज आ रहा है, उसमें एक लिंक दिया हुआ है और आप उसे क्लिक कर रहे हो, ये आपकी गलती हो गई। तो नेवर क्लिक ऑन अननोन लिंक्स। एंड आज के परिवेश में अब इसका भी बचाव आ गया है। व्हाट्सएप ने एक नई सेटिंग हमें दी है, आप प्राइवेसी में जाएं, एडवांस में जाएं, स्ट्रिक्ट सेटिंग ऑन कर दें। और खास तौर से आपके घर में जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको नहीं पता होता है, और आप उन्हें कितना बताओगे ये APK कौन है, सी कौन है, डिंक कौन है, वो सेटिंग ऑन कर दो तो कोई अननोन लिंक और अटैचमेंट जो अननोन आदमी भेजेगा वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा, वो आपके फोन में खुलेगा नहीं। तो ये एक अभी नई सेटिंग आई है सुरक्षा की, इसको मैं चाहूंगा कि लोग यूज करें और इससे सुरक्षित रहें। तो कम से कम ये जो व्हाट्सएप पे APK, ट्रैफिक चालान, शादी के कार्ड आ रहे हैं उनसे वो बचें। नहीं तो व्हाट्सएप पे आने वाला कोई ऐसा मैसेज इसके अलावा जो सबसे ज्यादा खतरनाक कैटेगरी में आता है जो आप मेंशन करना मेरे लिए तो अटैचमेंट और लिंक्स, ये दो ही चीजें हैं जिनसे बदमाशी की जा सकती है। लिंक्स को हमारे यहाँ फिशिंग कहते हैं। आपको खोलना था rakshitTandon.com, आप खोल के बैठे हैं rakshitTondon.com, आपने स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दिया। तो आजकल स्पेलिंग पे ध्यान देना। दूसरा, गूगल से सर्च करके कोई सेवा ढूंढना, ये भी आपको बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि हैकर्स पहले से ही वहां पे झुंड लगा के बैठे हैं। आप होटल का नंबर ढूंढ रहे हैं, आपको नकली वाले का मिलेगा। आप हेलीकॉप्टर सेवा ढूंढ रहे हैं, आपको नकली मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक शब्द यूज करता हूँ लोगों के लिए, DQ बढ़ाओ अपना, डिजिटल क्वोशेंट। IQ तो अच्छा है हमारा, अपना DQ बढ़ाइए। आपको पता होना चाहिए कि अगर भारत सरकार की कोई भी सेवा है तो उसकी वेबसाइट के आगे नाम होगा .gov.in। वो कॉम नहीं हो सकता, ORG नहीं हो सकता, या gov.in भी नहीं हो सकता, मतलब .gov.in होगा, वो फुल स्टॉप भी नहीं हटेगा वहां से। तो ये हमारा एक DQ है। अगर एक अच्छी यूनिवर्सिटी है तो उसका .ac.in डोमेन नेम करा गया है। ऐसे ही भारत सरकार ने जब देखा बैंकों के बड़े फ्रॉड बढ़ रहे हैं तो उन्होंने एक अच्छा काम किया। अब बैंकों का कोई भी बैंक खोल लो आप, उसकी वेबसाइट का नाम होगा .bank.in। ओके, तो देयर इज नो अदर ऑप्शन नाउ। सो आपका जो भी बैंक है आप उसका नाम लिखो .bank.in। तो पहले जो कंफ्यूजन होता था यार SBIonline.com है या ऑनलाइन SBI.com, अब ये फिक्स हो गए हैं सर, फिक्स कर दिया है। तो इससे क्या होगा, बदमाशों की जो चल रही थी कि साहब वो नाम बना देते थे HDFC-India.com और बिल्कुल लोगो शोगो लगा के सेम डिजाइन बना देते थे, और लोग इन बातों में धोखा खा जाते मैंने थे। एक रील देखी अभी टंडन साहब, उसमें एक लड़की ने एक होटल बुकिंग करने के लिए गूगल पे डाला। आई एम श्योर वो काफी वायरल रील है, आपने भी देखा होगा, और वो सब कुछ बहुत ही ऑथेंटिक दिखा रहा था। क्या हुआ एट द एंड, पैसे चले गए। अब ऐसे में कोई भी चीज जब हमें ढूंढनी होती है तो सबसे पहले हम गूगल पे सर्च इंजन में डालते हैं। ज्यादातर हम ये देखते हैं कि जो टॉप पर है वो ऑथेंटिक होगा, वो सच होगा, ऐसा मान के चलते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। ये ब्लैक हैट SEO कहलाता है मैम, ब्लैक हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक टेक्निक से चोर अपनी चीज को ऊपर पुश कर लेता है। हम साइबर स्पेस में यही राय दे सकते हैं कि हम ये तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि हर आदमी को हर होटल का नाम याद रहे और उसकी वेबसाइट याद रहे। हाँ, होटलों को जरूर ये राय दे सकते हैं कि अपने प्रचार में अपनी वेबसाइट को ब्रांड करें। जैसे अब आज बैंकों ने तो कर दिया .bank.in, तो अब कोई डाउट ही नहीं रहा। होटलों में ऐसा नहीं है। तो हमेशा मैं ये राय देता हूँ कि अगर आपको डाउट है, या तो आप गए, मैं गया, मैं आया, आपने पूछा रक्षित जी आप अभी गोवा गए थे? बोले हाँ। आप कौन से होटल में रुके थे? मैं ताज में। कैसा है? मैंने अच्छा होटल है। ये कहाँ है? मैंने ये लो कार्ड है मेरे पास। आपने उस कार्ड की मेरे से फोटो खींच ली, तो उस कार्ड पे उसकी वेबसाइट दी हुई है, तो अब आप धोखा नहीं खाएंगे, आप सही वेबसाइट खोलेंगे। लेकिन जब आपको जानकारी नहीं है, बस सिर्फ नाम पता है, हाँ यार एक ताज होटल है, एक हयात होटल है, तो मैं ये राय देता हूँ कि जो ऑथराइज्ड ब्रोकर्स हैं, ऑथराइज्ड ब्रोकर्स कह लीजिए, या जो ट्रैवल असिस्टेंट्स हैं, एजेंट्स कह लीजिए, बड़े बड़े नाम हैं, मेक माई ट्रिप, बुक माई ट्रिप और जाइगो, अबीबो, एटलीस्ट आप उनके थ्रू जाओ। ठीक है, यू माइट बी पेइंग ₹2 एक्स्ट्रा, बट यू हैव अ मेंटल पीस दैट दे आर इन बिटवीन, दे आर टेकिंग केयर। या तो आपको नाम पता हो, और नहीं पता है तो मेरी ये राय है, क्योंकि कई बार आप गूगल पे ये बदमाश क्या करते हैं कि वो नकली नाम को ऊपर पुश कर देते हैं, और नाम इतना सिमिलर होता है, क्योंकि आप कितने नाम ब्लॉक करोगे भाई, और वो आपको पता नहीं है। तो ये एक है गड़बड़। तो इसलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप ऐसे ब्रांडेड प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जाएं, और फिर उनके थ्रू भले ही आपको डायरेक्ट बुकिंग भी करनी है तो आप उनकी वेबसाइट वहां से देख लें।
अब कोशिश ये की जा रही है, गूगल भी इंडियन एजेंसीज के थ्रू जब हम उनको ये रिपोर्ट्स भेजते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने एसईओ को फिल्टर करें। लेकिन वो ये कम्युनिटी ड्रिवन है, हर बार एक बदमाश नया घुस जाता है, वो नया नाम ले लेता है। इन्होंने अपने नेटवर्क को बहुत ज्यादा बड़ा कर लिया है, ऑर्गेनाइज्ड भी कर लिया है और आधुनिक भी कर लिया है, सारे लूप होल्स पकड़ लिए हैं कि हम कैसे करेंगे। कमिंग बैक टू व्हाट्सएप अगर आपका हैक है, क्योंकि हम लोग दिन भर व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और मैं भी अपनी प्रोफेशनल पर्सनल हर जगह अब तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल होता है। व्हाट्सएप अकाउंट आपका हैक है, इसके शुरुआती संकेत क्या है? आपको कैसे पता चलेगा कि आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है? हैक का मतलब है मैम कि अगर हैक है तो वो लॉग इन ही नहीं होगा। आपकी स्क्रीन पे लिख के आ गया यू आर लॉग्ड आउट। इफ समबडी एल्स इज यूजिंग योर व्हाट्सएप, आपके फोन पे नहीं चलेगा। व्हाट्सएप एक जगह एक ही बार चलता है, लेकिन हाँ व्हाट्सएप में एक चीज होती है जिसको भी हम हैकिंग में लेके आते हैं, वो होता है लिंक डिवाइसेस। तो बहुत शराफत से मैंने कहा अरे मैम मेरे को मोबाइल दीजिएगा, देखिए मेरे पास बैटरी नहीं है बिल्कुल। और मैं बात करते करते 1 सेकंड को बाहर चला गया, मेरे साइड में लैपटॉप टंगा था, मैंने अपना लैपटॉप खोला, उसमें आपका कोड स्कैन कर दिया, तो आपकी चैट मेरे लैपटॉप पे सिंक हो गई और वो चुपचाप मैंने शराफत से आपका फोन थैंक यू के साथ वापस कर दिया। तो ये बदमाशी ना हो उसके लिए आप देखें व्हाट्सएप में एक सेटिंग्स में लिंक्ड डिवाइसेस करके हैं, आप वहां पे नजर रखिए। अगर आपने खुद का लिंक किया हुआ है तो कोशिश करिए आप उसे लॉग आउट कर दें जब आपका काम हो जाए। और अगर वो आपका पर्सनल कंप्यूटर है तो आपके साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका ऑफिस कंप्यूटर है, हम लोग ऑफिस में बैठे, हमने अपना व्हाट्सएप डिस्टर्ब ना होने के लिए डेस्कटॉप पे सिंक करा, तो उठने से पहले उसे लॉग आउट कर दीजिए, वरना जो दूसरा आदमी वहां के बैठेगा वो पारदर्शिता से आपकी पूरी चैट वैट सब देख सकता है। जैसे पर्सनली स्पीकिंग, मैं ऑफिस के लैपटॉप में मैं एक तो व्हाट्सएप कभी नहीं सिंक करती। मेरे आईपैड में मैं करती हूँ सिंक, लिंक करती हूँ रादर, लेकिन जैसे ही मेरा काम मुझे लगता है आज दिन का पूरा हुआ तो मैं वहां से इसी में जाके लिंक डिवाइसेस में दिखाता है, मैं उसको वहां से लॉग आउट कर देती हूँ। लेकिन अगर मान के चलिए कि आपका व्हाट्सएप लॉग आउट दिखा रहा है, यानी कि कहीं पर हैक हो चुका है, शुरुआती 10 मिनट कितने इंपॉर्टेंट है, आपको फिर क्या करना चाहिए? देखिए उसका स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले, जिससे कि आप एक एविडेंस बना सके, फौरन लॉग आउट करिए। अपने व्हाट्सएप की सेटिंग्स में हमेशा, ये तो हमेशा के लिए करके रखिएगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखिए। उसके नीचे एक ऑप्शन होता है ईमेल, उसको वेरीफाई करके रखिए। और उसी के नीचे एक ऑप्शन दिया गया है पास की। हाँ। अब तो भारत सरकार भी हर जगह कहता है पास की इज योर फेस एंड योर थंब प्रिंट, आपके फोन में जो भी सेटिंग हो। तो अगर आपने वो ऑन कर लिया, तो अब अगर आपने गलती से यहाँ फोन छोड़ भी दिया तो आई कैन नॉट एक्सेस योर व्हाट्सएप, वो कहेगा मुझे पूर्णिमा जी का फेस चाहिए। जब तक आपको वो फेस नहीं देखेगा वो अलाउ ही नहीं करेगा। तो ये 3 सेटिंग्स बहुत ज़रूरी हैं अपने व्हाट्सएप पे करने के लिए, जिससे आप कभी भी हैकिंग का शिकार हो ही ना सके। और उसके बाद भी अगर हैक हो गया है तो इमीडिएटली हमारा व्हाट्सएप का एक ग्रीवियंस सपोर्ट ईमेल आईडी है, आप उस पर मेल डालिए। उन्होंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट में आपको डालनी है। मैंने इस पर बकायदा एक रील बना के डाला हुआ है अपने इंस्टाग्राम पे, वहाँ से आप देख सकते हैं, वो स्क्रीनशॉट है पूरा। ग्रीवियंस ऑफिसर को मेल डालिए, लिखिए आपका मोबाइल नंबर, ऐसे ऐसे हैक हुआ है। वो लोग कुछ समय लेते हैं और आपको रिप्लाई बैक करते हैं, और जैसे ही वो रिप्लाई बैक करते हैं आप अपने फोन पे रीगेन कर सकते हो उसको। क्योंकि वो आपके सिम पे वापस आ जाएगा और वो जो उसने कोड डाला होगा वो हट जाएगा और आपका व्हाट्सएप आपको वापस मिल जाएगा। तो अगर हैक हो गया है तो सबसे पहले व्हाट्सएप सपोर्ट को बताइए, उसके बाद अपने फोन को स्विच ऑफ करिए, थोड़ी देर के लिए ऑन करिए, सिम उसी में रहने दीजिए। और आप पे ओटीपी के 2 ऑप्शन आते हैं, ओटीपी बाय एसएमएस, ओटीपी बाय कॉल। आप कॉल या एसएमएस पे ओटीपी मंगाइए और अपने व्हाट्सएप में घुसते ही 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अब ऑन कर लीजिए। अच्छा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने ब्लू टिक का जिक्र किया, लेकिन आज की डेट में फेक प्रोफाइल्स बहुत सारे हैं और वो फेक प्रोफाइल्स कई बार वेरीफाइड ब्लू टिक के साथ भी आते हैं। तो ये फेक प्रोफाइल्स को आइडेंटिफाई कैसे करें? बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इन जो बड़ी कंपनियों ने, पहले तो इट वाज बीन वेरीफाइड एज ए यूज़र, कि आपको देखते थे, आपकी आइडेंटिफिकेशन देखते थे, आपकी पब्लिसिटी देखते थे, आप पब्लिक फिगर हैं क्या हैं, एंड देन दे यूज्ड टू गिव यू दीज टिक्स। नाउ इट इज पेड। अब इट इज अ पेड थिंग, एनीबॉडी कैन पे फॉर इट, वेदर इट इज ट्विटर और इंस्टाग्राम। 650 रुपये महीना आप दीजिए, 900 रुपये महीना दीजिए, यू गेट अ वेरिफिकेशन। तो इसकी आड़ में भी कई बार, तो मैंने वो बोला ना लाइन, ट्रस्ट और वेरीफाई, 2 चीजें, 0 ट्रस्ट और वेरीफाई। बिना चेक करे आप एकदम से, जो हम लोग की एक मोबाइल नहीं हैबिट डाली है, इंस्टेंट, हर चीज इंस्टेंट। पहले ऐसा नहीं होता था, हम सोचते थे, देखते थे, अपने लॉजिक को यूज करते थे, तब जाके किसी से डीलिंग करते थे। अब हमने हर चीज क्लिक बेस कर लिया, एंड क्लिक इज वेरी इंस्टेंट। तो 10 वहीं पे पॉज चाहिए हमको, और अगर वो पॉज आ जाता है ना,
तो आपको असलियत पता चल जाती है। और आजकल तो देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी ब्रांड के साथ किसी के साथ फ्रॉड हुआ वो सबसे पहले चिल्लाता है, ये सोशल मीडिया का फायदा भी है। तो मैं एक नया ब्रांड आया मेरे पास, मैंने कहा लाओ देखूं मैं भी ट्राई करूं। मैंने कहा रुको, मैं गूगल पे गया, मैंने उसका ब्रांड का नाम डाला और आगे डाला कंप्लेंट और रिव्यू, 2 वर्ड डाले, झट 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 झट, इस आदमी ने कंप्लेंट करी, इस आदमी ने कंप्लेंट करी। जब मैंने 10 कंप्लेंट पढ़ ली तो मैं समझ गया कि भैया गड़बड़ है, तो आई एम नॉट गोइंग देयर। तो थोड़ी सी आपकी इंटेल, ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टू एड ऑन टंडन साहब, कई बार क्या होता है कि जिन लोगों को बहुत नॉलेज नहीं होती, बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन शॉपिंग एप्स हैं, तो आप क्या है कि हर जगह से आप ऑर्डर करते हैं, आप प्रीपेमेंट कर देते हैं। अब क्या होता है, पैसा तो चला गया लेकिन प्रोडक्ट नहीं आया। तो इसमें कंप्लेंट्स और एक रिव्यू जरूर चेक कर लीजिए हर एक शॉपिंग वेबसाइट का, तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये फ्रॉड है या वाकई में इससे आप जो मंगा रहे हैं वो आ सकता है। आई थिंक दैट कैन बी डन, है ना? हाँ बोलिए। और उसके लिए भी भारत सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर बना दिया 1915। ओके, 1915 नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, इसका ऐप भी है। तो आप प्लीज इन वेबसाइट्स को रिपोर्ट करिए अगर कहीं भी। अभी एक सज्जन ने हमें बताया कि हम तो बड़े स्मार्ट थे, हमने एक ऐसी साइट से शॉपिंग करी लेकिन सीओडी करा, पैकेट आया, हमने पैसे दे दिए, खोला उसमें कुछ निकला ही नहीं, उसमें कतरा नहीं निकली कपड़े की। अब हम किससे शिकायत करें, वो तो जो हमने पेज से खरीदा तो वो पेज ही गायब हो गया। तो ये भी हो रहा है। तो इन शॉपिंग ऑल्सो, कमिंग बैक टू योर पॉइंट ओनली, कि आप जो वेरीफाइड सोर्सेज हैं उन्हीं को ट्रस्ट करें, और जब एक बार ट्रस्ट डेवलप हो जाता है उन साइट्स के साथ, देन यू कैन डू योर ऑनलाइन शॉपिंग विद देम। अच्छा, और ये जितने सोशल मीडिया, मुझे याद है कि शुरू में ऑर्कुट हुआ करता था टू डू दिस सोशल फ्रेंडशिप्स एंड ऑल, फिर उसके बाद फेसबुक आया। अच्छा, इसमें क्या होता है फेसबुक में कि बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हम नहीं भी जानते हैं बट हम कॉमन फ्रेंड्स देखते हैं, और क्योंकि हम लोग पब्लिक फिगर में हैं तो हमारे फ्रेंड रिक्वेस्ट की संख्या जो बहुत ज़्यादा होती है, हज़ारों हज़ार में हम लोगों के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर अलर्ट कैसे हो सकते हैं, और अगर गलत किसी को ऐड कर लिया तो संभवतः क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, इसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कुछ लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं तो वो इसलिए घुस रहे हैं आपके नेटवर्क में। कुछ लोग आप ही के फ्रेंड्स निकाल रहे हैं। जैसे मैं आपको ये इसी बात का उदाहरण दूं, मेरे पास एक बहुत प्रतिष्ठित पब्लिक फिगर का फ़ोन आता है, उनकी कोई प्रोफाइल में घुसा हुआ होगा ऐसे ही म्यूचुअल फ्रेंड, जैसे आपने बताया नाम लेके, उसने उनकी पूरी फ्रेंड लिस्ट कॉपी करी, उनका एक डुप्लीकेट अकाउंट बनाया विद सेम फोटो एंड ऑल सेम डिटेल्स, और लोगों से हाय हेलो करना शुरू कर दिया। अब आप पब्लिक फिगर हो तो लोगों को ये इंप्रेशन होता है कि भाई यू आर द मोस्ट बिजी पर्सन, और फिर आप उन्हें टाइम दो तो उनको अंदर से बड़ी अच्छी फीलिंग होती है, अरे भाई इतने बड़े आदमी और हमसे हेलो हेलो कर रहे हैं। और उसने कहा यस सर, ले, अरे आई नीडेड अ फेवर, मुझे एक मदद चाहिए थी। बोले हाँ बताएं। अरे मैं कहीं विदेश आया हुआ था, फंस गया हूँ, आपका चैट दिखा तो आप लाइव दिखे, मैंने आपसे मदद मांगू, मेरा पासपोर्ट सब चोरी हो गया है, एक जरा 50,000 रुपये इसमें अगर आप यूपीआई कर दें तो बड़ी मदद हो जाएगी, मैं जैसे ही विदेश से लौटूंगा आपको वापस कर दूंगा। अब आपकी जो माइंड में साइकोलॉजी होती है ना उस समय इंटरनेट की, अरे इतने बड़े आदमी हमसे मदद मांग रहे, क्यों नहीं। आपने अपना फोन उठाया, 2 बटन दबा दिए, फिर 2-3 के साथ हुआ, 4 के साथ, 5वें दिन आपने देखा कि जो ऑफिशियल साइट थी पब्लिक फिगर की, वहां एक इतना बड़ा विज्ञापन आ रहा है, अलर्ट, मेरी किसी ने फेक वेबसाइट बना दी है, कृपया इसको कोई पैसा वैसा ना दे। अभी कल की एडवाइजरी है, सुप्रीम कोर्ट ने जारी करी है कि वकीलों के व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं, और वकीलों के व्हाट्सएप से और वकीलों से पैसे मांगे जा रहे हैं, तो उन्होंने एडवाइजरी बना के डाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप ऐसे किसी को पैसा ना दे, व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं। जो आपने अभी सवाल उठाया ना हैकिंग का, ये लिंक से होता है, और आजकल एक नया तरीका चल रहा है एंड वेरी डेंजरस आई वुड से, और इसमें कोई भी बहकावे में आ सकता है। आपके ना मोबाइल में कमांड्स होते हैं, उन्हें कहते हैं USSD कमांड्स। आप अपना फोन उठाएं, डायल में जाएं, और आप एक बटन दबाएं, मेरे के साथ साथ स्टार हैश 006 हैश। क्या हुआ? शेयर डिवाइस आइडेंटिफायर्स, फोन की डिटेल आ गई कि नहीं आ गई? कंप्लीट IMEI नंबर आ गए, सीरियल नंबर आ गया। ये कमांड सिखाया मैंने आपको, एक ऐसे हजारों होते हैं। अच्छा, और IMEI 1 भी आ गया नंबर? दोनों आ गए, आपके फोन में 2 हैं। IMEI 2 भी आ गया। आपके फोन में 2 सिम लग सकती हैं, एक आपकी फिजिकल सिम और एक आपकी ई सिम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पास अपने परिवार वालों को भेज दीजिए। मालूम है कब काम आएगा? भगवान ना करे अगर ये फोन गुम गया तो ये वो नंबर है जो आपको पुलिस को देना होगा, तभी फोन ट्रेस होगा।
और ये हमें मिलता नहीं है, बिल मिलेगा नहीं, हम्म, डिब्बा हमने दिवाली की सफाई में फेंक दिया। हाँ। तो अब सुनिए, हाँ, ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया, ऐसे हजारों कमांड्स होते हैं। हम्म, आप बिजी हैं, आप अपने मीडिया उसमें हैं, आपका भी इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है और आपका फोन बजता है। अच्छा, आजकल हमारे यहाँ रिश्तेदार ज्यादा, मतलब रिश्तेदार कम और डिलीवरी वाले ज्यादा आते हैं। ज्यादा आते हैं। तो आप बिजी हैं, फोन बजा, मैडम, बोले हाँ मैं फलानी शॉपिंग साइट से बोल रहा हूँ, हम्म, आपका पैकेट वो डिलीवर नहीं हो पा रहा है, वो आदमी को घर नहीं मिल रहा है, हम्म, मैं आपको अर्जेंटली नंबर भेज रहा हूँ, वो बाहर खड़ा है, नहीं तो आपका पैकेट वापस चला जाएगा। अब आप उस माइंडसेट में, यार पता नहीं घर में इतने लोग रहते हैं, किसी ने ऑर्डर किया होगा, उसने एक नंबर भेजा, आपने बिना देखे वो नंबर पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ, इधर आपको आवाज आ गई, अरे मैम शॉट रेडी, आइए प्लीज आइए। आपने फोन रखा, साइलेंट किया और आप शूटिंग में चली गई। 2 घंटे बाद आपकी शूटिंग खत्म हुई, आपने लाओ देखो, आपने व्हाट्सएप देखा, आपका व्हाट्सएप दिखा रहा है लॉक्ड आउट, आपका व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा। इधर आपके ऑफिशियल फोन तो काम नहीं कर रहा, इस फोन पे, दूसरे फोन पे फोन आ रहा है कि भाई पूर्णिमा क्या हो गया? बोले क्या हो गया? बोले वो मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे तुम्हारे नंबर से कि पैसे दे दो, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्या हो गया? अरे नहीं भाई, मैं ठीक हूँ, मैं तो स्टूडियो में हूँ, मेरा तो व्हाट्सएप काम ही नहीं कर रहा है। अब जरा रुकिए, हुआ क्या? जो उसने एसएमएस में नंबर भेजा, उसकी तस्वीर कैसी थी? *21 10 डिजिट का नंबर और हैश। हमारे कमांड्स की भाषा में इसे कॉल फॉरवर्ड कहते हैं। ओके। आपने जब ये कमांड दबाया तो एक्चुअली आपने क्या कह दिया कि मेरी सारी आउटगोइंग कॉल चोर को फॉरवर्ड, सॉरी इनकमिंग कॉल चोर को फॉरवर्ड कर दी जाए। अब चोर बड़ा शातिर है, उसने आपका व्हाट्सएप चालू किया अपने फोन में। अच्छा, व्हाट्सएप बड़ा शरीफ है, वो कहता है ओटीपी बताओ, और ओटीपी के 2 ऑप्शन देता है, एसएमएस, कॉल। चोर ने क्या दबाया? कॉल। कॉल फॉरवर्ड होके किसने सुनी? चोर ने। ओटीपी किसे मिला? चोर को। चोर घुस गया और उसने घुसते ही देखा यहाँ पे तो ग्रुप बना हुआ है, चैनल न्यूज ग्रुप, चैनल इंडिया ग्रुप, चैनल राजस्थान ग्रुप। उसमें उसने मैसेज टाइप किया। अब आप ही के नंबर से, आप ही की तस्वीर से आपके सारे कोलीग्स को मैसेज जा रहा है, तो लोग क्या करेंगे? अरे भाई पूर्णिमा परेशान है, लो भाई कट 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 तुरंत। अगर आपने अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखा होता तो पहली घटना ये घटती नहीं। दूसरा, अगर आप अलर्ट होते, ऐसे कमांड्स हमें नहीं दबाने हैं। *21 ये कॉल डाइवर्ट का कमांड है, और अगर गलती से कोई आदमी ये दबा देता है तो इमीडिएट, अच्छा अब क्या होगा? हम आपको फोन भी नहीं कर सकते। मैं फोन मिला रहा हूँ तो वो तो फॉरवर्डेड है। कौन उठाएगा? चोर। अरे वो तो अंदर है, आपने पैसे भेजे, मैं तो वहां खड़ा हूँ रिसेप्शन पे हॉस्पिटल के, और जानबूझ के, आप कहाँ से? मैंने तो नोएडा से। अरे मैडम तो चेन्नई में है। तो मैं आ भी नहीं सकता। तो दिस इज व्हाट दे डू। बचने का एक ही तरीका है। पहली बात, आप ऐसे किसी नंबर को डायल ना करें। दूसरी बात, अगर गलती हो गई है तो इमीडिएट एक कमांड याद रखें, ##002##002#। ये डायल करते ही आपने क्या कहा अपने फोन को? मेरी सारी जिस प्रकार की भी कॉल फॉरवर्डिंग है उन्हें हटा दीजिए, इरेज कर दीजिए। तो आपका फोन वापस नॉर्मल हो गया। किसी के साथ ये दुर्घटना घट भी जाए ना, इसका नुकसान हो, उसका एक ही तरीका है, आप आज ही अपने व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाइए, अकाउंट में जाइए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन में 6 डिजिट का कोड डालिए, और कृपया करके जन्म तिथि और शादी की सालगिरह मत डालिए। हाँ, ये बड़ा कॉमन है वैसे, लेकिन ये ट्रेसेबल भी अब सबको पता है कि ये गूगल तो पे नाम डालिए पूर्णिमा जी, इंस्टा फेसबुक पे आएगा हैप्पी बर्थडे टू मी, और 10 इयर्स ऑफ टुगेदरनेस, शादी की सालगिरह भी पता चल गई, डेट ऑफ बर्थ भी पता चल गई। तो ये गलती हम रोज कर रहे हैं। मतलब ये तो बेसिकली हमने खुद ही को एक्सपोज कर दिया है ना। आप तो एक्सपोज्ड हैं, आपने नहीं किया। चलिए, मैं आपका कुलीग हूँ, मैं टैग कर रहा हूँ हैप्पी बर्थडे पूर्णिमा जी, फोटो के साथ, केक के साथ, वो स्टोरी आपने भी रीशेयर कर दी। तो यू हैव रीअफर्म्ड कि साहब मेरी इस तारीख को। अब हैकर के लिए ऑप्शंस बनाना बड़ा इजी है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, तो अगर हमारी जन्म तिथि मान लीजिए 1 जनवरी 1970 है, तो हमारा पासवर्ड होगा 01011970। ये हैकर को पता है। ये जो 6 डिजिट का कोड है, ये एक अच्छा नंबर होना चाहिए, और इसके नीचे एक ऑप्शन आता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन के, ईमेल, उसमें अपना ईमेल डालिए, और तीसरा आता है पास की, अपना पास की डालिए। तो अगर गलती से आपने कॉल फॉरवर्डिंग कर भी दी तो भी चोर आपका व्हाट्सएप हैक नहीं कर पाएगा। अच्छा, आपने हालांकि यूपीआई बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजैक्शंस की बात तो की है, लेकिन अब ये जो ओटीपी से पैसा निकालने वाला, अब ये तो पुराना हो गया।
एपीके वाला ओटीपी आता है, तो वो पुराना पुराना हो ओटीपी गया। नहीं मांगता कोई, अब ओटीपी कोई भी नहीं अब वो मांगता, ऑटोमेटिकली ले लेते हैं ना। ऑटोमेटिकली ले वो लेते हैं। आपके फोन में मैलवेयर डाल देते हैं जिसका नाम ही है एसएमएस फॉरवर्डर। हम्म, तो आप पे जब भी ओटीपी आएगा वो चोर पे अपने आप अपने आप चला जाएगा। तो शिकायतकर्ता यही आके कहता है हम्म, कि साहब मैंने तो एक भी ओटीपी नहीं बताया, लेकिन फिर भी मेरे पैसे निकल गए। हम्म, उसका रीजन क्या है? इट इज कॉल्ड एसएमएस इंटरसेप्टर। हम्म, जो चोर है वो उस नकली एपीके फाइल के माध्यम से आपके सारे एसएमएस इंटरसेप्ट कर रहा है। तो इसलिए ये राय दी जाती है कि आप कोई एपीके फाइल क्लिक ना करें, आप किसी लिंक, आप एप्पल यूजर हैं तो भी आप लिंक को क्लिक ना करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लोग इग्नोर कर रहे हैं आजकल, रेगुलरली भारत सरकार की एक बॉडी है सर्ट, वो हमें एडवाइजरीज जारी करती है। एप्पल, एंड्रॉइड, क्रोम जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, प्लीज उन्हें अपडेट रखिए। मैं सुबह निकलने से पहले, कल सुबह मैं निकल रहा था, मेरी फ्लाइट थी, आई वोक अप वेरी अर्ली, मैंने अपना फ़ोन देखा और सबसे पहला काम मेरा ये होता है अपडेट चेक करना। देखा एप्पल का लेटेस्ट अपडेट रात में आ गया है 26.2.1, मैंने फ़ौरन अपडेट पे लगाया। उसमें आधा घंटा मेरा खर्च हुआ, मैं अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर पाया, लेकिन आधे घंटे बाद मेरा फ़ोन सुरक्षित हो गया। मेरा लैपटॉप, मेरे फ़ोन्स हमेशा आप अपडेटेड रखें। अपडेट का क्या मतलब है? कंपनी को पता चला इस स्टूडियो में वहाँ पे दीवार में छेद है, यानी कि यहाँ से कोई घुस के डकैती कर सकता है। उसने उसी समय काम रुकवाया और उस छेद को बंद करा दिया। सो व्हाट इज दिस? वल्नरेबिलिटी पैचिंग कहते हैं इसको। तो प्लीज अपने सारे डिवाइसेस और ओएस अपडेटेड रखेंगे। तो ये जो लेटेस्ट तरीके ढूंढ रहे हैं हैकर घुसने के, आप उनको रोक देंगे। अच्छा, मैं पढ़ रही थी ये कोई कलेक्ट रिक्वेस्ट फ्रॉड ये भी चलता है। क्या है ये कलेक्ट रिक्वेस्ट फ्रॉड? यूपीआई यूज करते हैं आप? हाँ जी। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं यूपीआई में, एक पे और एक रिसीव। हाँ जी। तो अगर आप रिसीव रिक्वेस्ट मेरे को डालेंगे तो मेरे पास मैसेज आएगा, पूर्णिमा जी हैज़ रिक्वेस्टेड 1000 रुपीज़ टू बी पेड। आपने नोट किया होगा, मैं नाम नहीं लूँगा किसी ब्रांड का, यहाँ पे आप कुछ खरीदने जाओ तो वो पूछता है आप कैसे पे करोगे, मैंने क्यूआर कोड से। तो वो हमें कोड करने को स्कैन नहीं देता है, क्योंकि वो उसमें खुद मशीन में, हाँ, वो अपने मशीन में कुछ डालता है और जैसे ही हम उसे स्कैन करते हैं वो अमाउंट लिखा हुआ आता है। बिल्कुल। या फिर अगर उस पर मशीन नहीं है तो वो अपने कंप्यूटर में कुछ फीड करता है और मेरे पास एक मैसेज आता है, एक्स ब्रांड has requested 202.9 rupees for your pizza or something। मैं जब उसे एक्सेप्ट करता हूं तो मेरी पिन मांगता है और पिन देते ही वो 202 रुपए उसको ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अब हैकर इसका फायदा उठा रहे हैं, रिवर्स रिक्वेस्ट कहते हैं इसको। एक केस बताता हूँ। एक साइट है बड़ी पॉपुलर, नाम ले ही लेता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा, OLX। हाँ। लोग अपनी पुरानी चीजें बेचते हैं। तो एक घरेलू महिला है, उसके घर में बच्चे का पुराना कीबोर्ड था, वो जो बच्चे बजाते हैं। अब बच्चा बड़ा हो गया, कीबोर्ड किसी काम का नहीं है, घर में जगह घेर रही है, तो उन्होंने उसका OLX पे विज्ञापन डाला कि साहब ये हमने 20 हज़ार का खरीदा था, आज हम 5,000 का बेचना चाहते हैं। 2 सेकंड बाद एक मैसेज आ गया, मैं खरीदना चाहता हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज कनेक्ट करें। अब यहाँ यूजर की गलती है, आप प्लेटफॉर्म पे ही रहिए ना, आपने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया, उसे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया। व्हाट्सएप पे एक फौजी की डीपी लगी है, मैसेज आता है, जय हिंद मैम, पहला मतलब कनेक्शन, तो आप इम्प्रेस हो गए, कनेक्ट, फोटो फौजी, दूसरा मैसेज जय हिंद मैम, मैम आई वुड लाइक टू बाय, मेरे बच्चा है छोटा उसके लिए खरीद रहा हूँ, तो कितने पैसे? बोले 6,000। बोले ठीक है मैम, आप अपना यूपीआई बता दीजिए। बोले ये मैंने, देखिए आपको ना 100 रुपये भेजे, देखिए आ गए आपके पास। मैम ने डिस्कनेक्ट किया चैट को और वापस देखा, हाँ आ गए साहब 100 रुपये, एक्चुअल में आ गए। बोले मैम मैं चूंकि फौज में हूँ, मेरा ना स्पेशल अकाउंट है, तो मैं आपको कोड भेज रहा हूँ, लिंक आप उसे क्लिक कर दें, आपको 6,000 रुपये मिल जाएंगे। मैडम ने जैसे ही लिंक को क्लिक किया, उल्टा हो गया, 6,000 चले गए। ओह गॉड, दिस इज कॉल्ड कलेक्ट रिक्वेस्ट। तो उन्होंने क्लिक करा, अपना पिन डाल दिया। अरे भाई, अगर आपको मुझे पैसे देने तो मैं पासवर्ड क्यों लूंगा? यहाँ पे आपकी सोच, क्योंकि आप इंप्रेशन में आ रहे हैं ना, आपको पहले इंप्रेस किया, फिर उसने 100 रुपए दिए, वो एक्चुअली में दिए, और फिर जो 6,000 18 चले गए। और उसने कहा अरे मैम सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको गलत रिक्वेस्ट भेजी, मैं फिर भेज रहा हूँ, आपके 6 आ गए ना, मैं अब 12 की भेज रहा हूँ, अब 12 एक्सेप्ट कर लीजिए। उन्होंने 12 पे भी फिर क्लिक कर दिया, तो 6 गए 12 गए, टोटल 18,000 का नुकसान हो गया। तो यहाँ पे आप पढ़िए। आजकल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अभी मेरे यहाँ एक पैकेट आया बैंक का, तो बैंक जब भी पैकेट भेजता है तो वो ये इंश्योर करता है कि पहले तो आईडी दिखाइए और फिर आप एक ओटीपी बताइए, तब वो डिलीवरी वाला आपको पैकेट देगा, टू इंश्योर कि भाई वो पैकेट सही आदमी के हाथ में गया है या नहीं।
तो हम पे ओटीपी आया, अच्छा हम लोगों ने प्रचार सुना ओटीपी किसी को मत बताओ, बट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओटीपी। अब उसमें लिखा आ रहा है ये आपका डिलीवरी कोड है, ये ओटीपी नहीं है, आपको बताना है तब आपको वो पैकेट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ लोग पढ़ें, लिंक को पढ़ें, स्पेलिंग को पढ़ें और कौन सा कोड किसको दे रहे हैं। तो ये जो कलेक्ट रिक्वेस्ट वाला है ये मामला किसी के साथ नहीं होगा अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। और अगर मान के चलिए कि किसी का पैसा कट गया, पहला घंटा क्या करना चाहिए ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर कि आपको आपका वो पैसा वापस आने की संभावना तो कम से कम हो? 1930 कोई भी किसी प्रकार का फ्रॉड अगर आपके साथ हो गया है और आपको रियलाइज हो गया है, और हम ये चाहेंगे कि ये घर वालों को पता रहे, क्योंकि जिसके साथ घटना घटती है वो उस समय मेंटली बहुत ज्यादा शॉक में होता है, परेशान होता है, और अगर खासतौर से वो बहुत बड़ा अमाउंट हो तो उसे ये सब बातें नहीं याद आती हैं कि किसे सूचित करना है, बैंक को करूं, पहले पुलिस पे जाऊं, वो हड़बड़ाहट में होता है। जो परिवारजन है जिनके साथ नहीं घटा है, जो मेंटली बैलेंस्ड है, उनको ये मदद करनी चाहिए। जितनी जल्दी आप 1930 पे सूचित करेंगे आपका चोरी किया हुआ मैक्सिमम पैसा आपको लौटाया जा सकता है। मैंने इतने सक्सेस केसेस देखे हैं कि एक हमारे मित्र थे, उनके 93 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ। जैसे ही उन्हें रियलाइज हुआ उन्होंने हमें फ़ोन किया, मैंने मेरा फ़ोन काटो और पहले 1930 पे सूचना दो, फिर मुझसे बात करना। उन्होंने 1930 पे सूचना दी, महीने भर के अंदर 57 लाख रुपीस उनको वापस मिल गए आउट ऑफ 93। सो दैट वाज अ रिकवरी रेट। तो 1930 एक आंसर है। अब एक आजकल गलती होती है, गलत पैसा दे देते हैं, तो उसके लिए यूपीआई ने एक रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया है। हमारी यूपीआई की एक ऑफिशियल वेबसाइट है एनपीसीआई की, उस पर आप जाएं, वहाँ पे कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, उसमें आप अपनी रिड्रेसल डाल सकते हैं। लेकिन किसी भी फ्रॉड में पहला स्टेप है 1930, दूसरा स्टेप है अपने बैंक को डेबिट फ्रीज करो। दोनों पैरेलल होने चाहिए। बैंक को भी इमीडिएट सूचित करो और ये वर्ड मत बोलो कार्ड ब्लॉक कर दो, पिन वो यूपीआई ब्लॉक कर दो, डोंट से दैट। उनको बोलो मेरा खाता डेबिट फ्रीज कर दो। डेबिट फ्रीज का मतलब पैसा आ सकता है, निकलेगा नहीं, निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए। वो कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, इट इज टेम्पररी, इट इज टेम्पररी, यू कैन अनफ्रीज दैट जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और तीसरा काम है cybercrime.gov.in पे अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल के पूरी डिटेल भरना, आपके साथ जो जो घटना घटी है। तो अगर आप ये वेबसाइट खोलोगे फाइनेंशियल फ्रॉड के ऊपर तो वही चेकलिस्ट दी हुई है, अब वो रेडी रखो अपने पास। हम लोग लेकिन उसमें बहुत गलती करते हैं लोग, ये जो वेबसाइट है इसमें बहुत गलतियां करते हैं फिल करने में। मैं वही बताना चाह रहा हूँ। आप जाओ cybercrime.gov.in पे, फाइनेंशियल फ्रॉड में जाओगे रिपोर्ट करने, तो वहाँ एक चेकलिस्ट है, पहले आप उसे पढ़ लो, आप वो चीज रेडी रखो अपने साथ। अगर आप पे वो नहीं है तो पुलिस भी आपकी मदद नहीं कर पाएगी। आप हमें वो सही चीजें बताओ। जैसे एग्जांपल, पैसा निकला, कट गया ना, तो जब कटता है तो मैसेज आता है, तो उसमें एक बहुत सारी इनपुट्स होते हैं, डेट एंड टाइम, ट्रांजैक्शन आईडी जो पहचान होता है, या फिर यूपीआई में कहते हैं यूटीआर नंबर, बड़ा सा डिजिट नंबर होता है, कितना अमाउंट कटा, कितने बजे कटा, किस खाते से कटा, और उसमें लिखा आता है किसको गया। तो मान लो आपके साथ पैसा कटा और उसमें लिख के आ रहा है रक्षित टी, तो रक्षित टी एक डिमार्केटर है कि ये रक्षित टी नाम के आदमी को गया। यूटीआर नंबर, डेट, टाइम, आप इन इनपुट्स के साथ कंप्लेंट करेंगे तो आपकी मदद अच्छे से हो पाएगी। इनफैक्ट इसमें जैसे अभी आपने बात की तो मैंने एक मैसेज खोल के देखा, तो इसमें आपका कहाँ क्रेडिट हुआ है वो लिखा आएगा, यूपीआई नंबर आपका आया है, एक कॉल नंबर आया है फॉर डिस्प्यूट, और एक एसएमएस ब्लॉक नंबर आया है। वो अब ऐड कर रहा हम लोगों ने शुरू किया है बैंकों ने, कि अगर आपके ये पैसे आपसे नहीं कटे तो आप फौरन इस नंबर पे कॉल करके डिस्प्यूट रेज कर दो, तो वो वहीं के वहीं उसको फ्रीज कर देंगे। ये बैंक अपनी तरफ से सुविधा दे रहा है। अभी मेरे साथ क्या हुआ, मैं बाहर गया फैमिली के साथ, तो नॉर्मली आजकल बैंक भी अब एआई यूज कर रहे हैं, वो आपका पैटर्न चेक करते हैं कि यार रक्षित टंडन हमेशा नोएडा से 1000, 2000, 3000 का पेट्रोल ले लिया, 900 रुपए का ग्रोसरी मंगा लिया, ये खर्चे करते हैं। मैं गया, मैंने 32,000 रुपए का होटल का बिल पे किया 4 दिन का, और जैसे ही मैंने यूपीआई से पे किया, मेरे पास से तो कटे, मेरे पास एक इनकमिंग कॉल आया, कंप्यूटर ऑटोमेटेड कॉल, you have made a UPI payment of 33,000 to blah blah blah, and to press confirm. 1 to confirm, press 2 if it is not you. मैंने जैसे ही 1 दबाया, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग, वहां पे मेरे पास मैसेज आया, योर पेमेंट हैज बीन कंफर्म्ड, यानी कि उस पार्टी को वो पैसा
तो आज ये IDS कहते हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। फ्रॉड को रोकने के लिए बैंक भी सजग है, सरकार उससे ज्यादा सजग है, वो इस तरह के नए नए तरीके बना रही है, लेकिन यूजर में जागरूकता की अभी भी कमी है। जैसे टू एडमिट, मैं आपको सही बात बताऊं तो एक बार मैं लेट नाइट बुकिंग कर रही थी और मैंने जैसे ही कॉल की, इट वाज अ ह्यूज अमाउंट, तुरंत मेरे पास कॉल आया, इट वाज वेरी लेट एट नाइट, आई गॉट इरिटेटेड। मैंने कहा ये क्या समय है कंफर्म करने का, बट दैट इज फॉर आवर बेनिफिट। तो आप जितने बजे भी करेंगे वो पूछेगा आपसे। तुरंत कॉल आता है, चाहे आप आधी रात में किसी तरीके का ट्रांजैक्शन करें, हैवी अमाउंट है, तो आपके पास एक कंफर्मेशन के लिए कॉल आएगा। बट द बेस्ट पार्ट इज कि जो आपने बताया शुरू का 1 घंटा, दैट इज कॉल्ड एज गोल्डन आवर। गोल्डन आवर्स कहते हैं, गोल्डन आवर। तो इस गोल्डन आवर को आपको मिस नहीं करना है। वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव टेक अवे फ्रॉम व्हाट यू सेड। लेकिन हम घर में सबसे पहले बुजुर्गों की बात करते हैं एक बार, टंडन साहब, क्योंकि मेरे घर में भी मेरे मदर फादर हैं, दे आर ओल्ड एज, दे आर सीनियर सिटीजन्स, और उनको बड़ा पैनिक हो जाता है, कुछ भी XYZ होता है तो वो पैनिक करने लगते हैं, क्योंकि ना उनको उतना पता है, ना उनको बहुत अच्छे से मोबाइल चलाना आता है, और चूंकि हम डिस्टेंस पे रहते हैं तो ये भी नहीं बता सकते कि आप किस पर क्लिक करें, किस पर ना करें। तो उनके लिए कोई SOPs हो वो सीनियर सिटीजन्स के लिए, वो तो क्या होनी चाहिए? SOP से पहले मैं बता दूं खतरे क्या हैं। आप फादर के पास फ़ोन आएगा, मिस्टर मिश्रा, बोले हाँ, ये आधार नंबर आपका है? बोले हाँ। यहाँ रहते हैं आप? ये बेटी है आपकी? हाँ। मीडिया में काम करते हैं? इतना डेटा उनके पास है। ये आपका नंबर क्रिमिनल एक्टिविटी में पाया गया है, इस पर FIR दर्ज हुई है, इससे आतंकवादियों से बात की गई है, हमारे अधिकारी आपसे बात करेंगे। अब वो बुजुर्ग भाई घबरा गए। इतनी देर में एक वीडियो कॉल आ गया, उन्होंने जैसे ही उठाया, देखा सामने पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ है। अच्छा आप हैं मिश्रा जी? लग तो शरीफ रहे। क्या बात है भाई पांडे, क्या? एक कांस्टेबल आ गया, बगल में खड़ा है, वो वर्दी में, वेल ड्रेस, कागज दिखाइए, फाइल, बकायदा सरकारी फाइल, पीछे लोगो लगा है, भारत का झंडा, पुलिस का लोगो, सब लगा है, और बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, वेल ट्रेंड बात करेंगे। उस कहते हैं स्लैप एंड रिलीव, थप्पड़ मारो फिर एकदम से ऐसे मरहम कर दो। ये लग तो शरीफ रहे, फिर भी एक बार जांच तो कर ही लो, इनका नाम तो आया, ये नंबर आप ही का है साहब? हाँ साहब। ये कागज भी आप ही के? हाँ साहब। चेक करा लीजिए, आतंकवादी के पास आपका नंबर पाया गया है। अरे नहीं साहब, हमारा कोई मतलब, हम तो सीनियर सिटीजन है, घर में रहते हैं। नहीं, फिर भी चेक करेंगे। ये बैंक अकाउंट नंबर आप ही का है? बोले लाइए जरा चेक। अब उससे वो शुरुआत हुई, पता चला, आपने अभी सुना होगा, एक रिटायर्ड बैंकर के 23 करोड़ चले गए। हाँ सर। एक रिटायर्ड हस्बैंड वाइफ है, डॉक्टर अभी आए NRI, उनके 15 करोड़ चले गए। इसे हम डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। दूसरा, ये लोग हमेशा से सेविंग वाले मोड में रहे। हमारे जितने भी, मेरे भी फादर थे, ग्रैंडफादर्स, ये लोग कमाते भी थे, खर्च भी करते थे, और सेविंग्स भी भरपूर करते थे, और ये बच्चों के काम आएगा, ये वो। आजकल ये इन्वेस्टमेंट स्कैम हर एज को टारगेट कर रहा है, जवान से लेके बुजुर्गों को। वो डीप फेक्स का यूज कर रहे हैं। AI से एक वीडियो आएगा बहुत बड़ी सेलिब्रिटी का कि आप इसमें निवेश करें, आपका पैसा 400 गुना बढ़ेगा। आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा, आपको एक नकली ऐप दिया जाएगा जो बड़ा बहुचर्चित ट्रेडिंग ऐप होगा, उसका नकली वर्जन। उसमें आपका पैसा जुड़ता जाएगा, आप निवेश करते जाइए, करते जाइए। जब निकालने की बारी आएगी तो निकलेगा नहीं, आपको पता चल जाएगा फ्रॉड हो गया। ऐसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट स्कैम। तो मेरा SOP हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए ये है कि जो उनका प्राइमरी अकाउंट नंबर है, जो बैंक से कनेक्टेड है, उसको आप बैंकिंग में सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग में कन्वर्ट करके, और उस सिम को एक नॉर्मल फोन में इंसर्ट करा दें, जो फीचर फोन्स होते हैं, और उन सीनियर सिटीजन का एक नया सिम लें उन्हीं के नाम से, और एक नया बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट खोलें, और उसमें आप UPI, क्रेडिट, डेबिट सब दिलवाएं उनको, और उसमें उतना पैसा रखें जो महीने भर की उनकी ज़रूरत होती है, दूध खरीदने की, दवाइयाँ खरीदने की, सब्जी खरीदने की, जो उनके मंथली रिकरिंग एक्सपेंसेस का। तो मान लो उनका मंथली 50,000 रुपये खर्चा है, तो आप हर 15 दिन में 25-25 उस प्राइमरी अकाउंट से इसमें डाल, और प्राइमरी अकाउंट जिसमें उनकी FDs हैं, शेयर्स हैं, पेंशन्स आती हैं, पेंशन्स हैं, उनको उसमें एक नॉर्म। तो देखिए, अब हम तो मतलब आपने एक्सेस ही नहीं दिया उस अकाउंट का, मैंने अटैक सरफेस खत्म कर दिया। आप अगर अटैक सरफेस कम कर दें दुश्मन के आने से पहले, तो उसका नुकसान कम होता है। मैं कितना समझाऊंगा एक बुजुर्ग वर्ग को, कितनी टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दूं, क्योंकि ये चोर बड़े शातिर हैं। ये हर दूसरे दिन नया, आज अभी APK कर रहे हैं, कल वो PTK करेंगे, कल वो TPK करेंगे, रोज कुछ ना कुछ नया मुसीबत करने वाले। ये कैट एंड माउस रेस चलती रहेगी। आप अटैक सरफेस ही खत्म कर दीजिए। अब जो हैक होगा तो वो मिनिमम बैलेंस वाला होगा। ले भाई, तुम 2-3 हजार रुपए गए तेरे नाम के, चल हमने सोचा मंदिर में दान कर दिया, लेकिन जो मेरी सेविंग्स हैं, जो मेरी FDs हैं, जिंदगी भर की कमाई है, जो मैं ये सुन रहा हूँ ना,
घटनाएं, ये नहीं होनी चाहिए। तो हम्म। आई थिंक अवेयरनेस तो खैर है ही जरूरी। आप उन्हें अपने सारे बुजुर्ग वर्ग को बता के रखिए, सीनियर सिटीजन्स को, कि अगर कोई ऐसा कॉल आए, पहली बात हमारे कानून में डिजिटल अरेस्ट होता ही नहीं है। हमारे सारे अधिकारी, बड़े बड़े लोग, हमारे उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब से लेके मुख्यमंत्री लेके हमारे प्राइम मिनिस्टर तक ने मन की बात में कह दिया कि भाई डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है। आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में चले जाइए, अगर आप पे ऐसी कोई कागज आता है और आप एक सिर्फ कागज को बिना देखे, उस पे बिना लोगो और साइन देखे आप डर जाते हैं और आपको लगता है हो मैंने कुछ गलत किया है, और ये इस बात का फायदा उठा रहे हैं और ये रुक भी नहीं रहे, इतनी जागरूकता होने के बाद भी। मैंने एक ऐड देखा, बहुत इंटरेस्टिंग ऐड है सर। उसमें एक पुलिस अधिकारी, जैसा आपने पूरा ब्रीफ किया, किसी को बोलते हैं कि आपका नाम इसमें आया है, आप ऐसे आ जाइए। वो कहते हैं कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, तो वो कहते हैं अरे मैंने तो सोना गिरवी रखा हुआ है। मैंने देख लिया, मैं समझ गया, वो हमी ने बड़ा इंटरेस्टिंग वो रहा, पुलिस नहीं बनवाया है, जो बहुत ठगी करने आया उनके साथ बनवाया, जो ठगी करने आया उसी को ठग लिया, उसको ठग लिया, उसी से पैसे निकलवा लिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे साइबर फ्रॉड्स को ही ठग लेना ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा, बुजुर्गों की तो बात हो गई, लेकिन बच्चों के लिए मैं एक चीज जरूर समझना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। मतलब मुझे लगता है सबसे पहला इंटरेक्शन ही अगर होता है तो मोबाइल के साथ होता है। उस मोबाइल पर बच्चे गेम खेल रहे होते हैं। अब बच्चे गेम खेल रहे हैं या फिर कोई उस बच्चे के साथ खेल रहा है, ये समझना बड़ा जरूरी है। बच्चों में देखिए, प्रेडेटर्स कहते हैं, सबसे ज़्यादा गेम में पाए जाते हैं और कई घटनाएं हो गई। वो बड़ा बहुचर्चित गेम हो, रोब्लॉक्स हो, कोई फ्री फायर हो, जिसमें मिलियन लोग खेल रहे हैं, आपको नहीं पता आप किसके साथ खेल रहे हो, आप किससे दोस्ती कर रहे हो। तो मिसिंग होने से, किडनैपिंग होने से लेके ज़्यादा ट्रैफिकिंग तक के खतरनाक केसेस देखने को मिले। माई फर्स्ट कंसर्न इज कि 13 साल से कम के बच्चे को पहली बात तो फ़ोन ही नहीं देना चाहिए। फ़ोन इज़ अ एडल्ट डिवाइस। मेरी दूसरी प्रॉब्लम ये है, जो मैं अभिभावकों, पेरेंट्स से कहना चाहूँगा। अभी एक घटना आई जिसमें पेरेंट के खाते से पैसे चले गए क्योंकि बच्चा गेम खेल रहा था। आप अपना बैंक वाला लोडेड फ़ोन एक बच्चे को कैसे दे सकते हो? 13 साल के बच्चे ने लखनऊ मोहनलालगंज में पापा के मोबाइल पे फ्री फायर खेला। पापा ने थोड़े दिन पहले ज़मीन बेची थी, उनके खाते में 13-14 लाख रुपए पड़े थे, सब गायब हो गए और उस डर की वजह से इस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। तो अब आप इस एक केस में देखें तो मेरी 3 समस्याएं दूर हो गई। एक, बच्चों की मेंटल हेल्थ कमज़ोर हो रही है, बच्चों की रेजिलियंस कमज़ोर हो रही है कि उसने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। दूसरा, उस बच्चे को वो गेम नहीं खेलना चाहिए था जो 17+ है। आज बच्चे कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हैं, बहुत पॉपुलर गेम है। मैं स्कूलों में जाता हूँ, पूछता हूँ, बोले साहब मैं 4th क्लास में हूँ, 9 साल का। मैंने, बच्चे आप कौन सा गेम खेलते हो? बोले साहब क्या कॉल ऑफ ड्यूटी, COD। हम प्ले स्टोर पे अभी आप जाके देखिए, उस पर साफ लिखा हुआ है कैपिटल M मैच्योर 17+। अब एक 17 साल का जो ऐप है जिसका डिजिटल कंटेंट 17+ है, आप एक 9 साल के बच्चे को दे रहे हो। तो यहाँ पे एक शब्द आता है डिजिटल डाइट। पेरेंट्स को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मेरा बच्चा डिजिटली क्या कंज्यूम कर रहा है। बच्चे OTT प्लेटफॉर्म पे ऐसे सीरीज़ देख रहे हैं जो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो ये कंसर्न बहुत बड़ा है। दूसरा, गेम्स एडिक्टिव बनाए जाते हैं तो बच्चा इतना एडिक्ट हो जाता है। खुद WHO ने ये कहा है कि गेमिंग डिसऑर्डर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ डिजीज इन द 11th रिविजन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। मतलब कि अगर एक बच्चा का फोन छीनो और ऐसा लगे जैसे कि ICU पेशेंट का ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया, एग्जैक्टली, तो दिस इज अ रेड फ्लैग फॉर द पेरेंट कि बच्चा एडिक्शन की तरफ जा रहा है। तो बच्चे की लाइफ में स्क्रीन टाइम का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। एंड इट्स नॉट जस्ट फोन, इट इज द टेलीविजन आल्सो, इट इज एनीवेयर स्क्रीन टाइम। अब any टेलीविजन OTT में ये लोग कंटेंट देख रहे हैं। उस दिन एक बच्चे ने नाम लिया स्क्विड गेम का, छोटा सा बच्चा था, 5वीं 6ठी कक्षा का। और अगर वो बच्चा इस गेम, ये स्क्विड गेम इज अ सीरीज और बहुत ही वायलेंट है। उसकी जो आइडियोलॉजी है कि मार दो अगर जिंदा रहना है। तो ये लाइन ही सिखाना इस एज पे बच्चे की, जिसमें अभी उसमें मैच्योरिटी नहीं आई। आप समझना मेरे पॉइंट को। अभी वो 12-13 साल का है, अभी से वो क्या सीख रहा है कि भाई जिसको भी अगर आगे बढ़ना तो मार दो। You are repetitively watching that content, तो I think parental वो कंट्रोल होना बहुत जरूरी हो गया है। और इसीलिए आप शायद देख रहे हैं कि विदेश से लेके देश भर में ये आ रहा है कि 16 साल से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर देना चाहिए। मैं खुद इस बात से सहमत हूँ क्योंकि मैं तो स्कूलों में जाता हूँ। मैंने 8.5 मिलियन किड्स के साथ अब तक इंटरेक्ट कर लिया है 2008 से अब तक, और मेरा ये काम अभी भी नहीं रुका है। आई एम वेरी पैशनेट व्हेन आई गो टू स्कूल एंड आई टॉक टू माय चिल्ड्रन, और मैं उन्हें यही समझाता हूँ। मैं मोबाइल के लिए मना नहीं करता, मैं तो ये भी कहता हूँ कि मोबाइल तुम्हें हीरो बना सकता है या जीरो।
चूज आपको करना चूज आपको करना है। हम्म, आपने अभी सुना होगा एक बच्चा है जिसने एआई से एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है, 13-14 साल का है, जिसको शार्क टैंक देख के हैरान हो गए और उन्होंने उसको पैसा और इन्वेस्ट किया। मतलब टेक्नोलॉजी बच्चे को हीरो बना सकता है। मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं पुलिस की इंटर्नशिप्स कराता हूँ, हर साल कराता हूँ गुड़गांव पुलिस के साथ। और लास्ट ईयर एक 13 साल का बच्चा 7th क्लास का मेरे पास आया, उसने 2 महीने मेरे साइबर सेल पुलिस के साथ काम किया, उनको सॉफ्टवेयर बना के दिया विवेचना के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, एंड ही इज जस्ट 13 years old। ओह माय गॉड। तो कहने का मतलब मैं कंप्यूटर को देख रहा हूँ कि बच्चों की जिंदगी में चमत्कार भी करता है, लेकिन उसको उस मेंटरशिप और गाइडेंस की जरूरत है। मतलब इट्स अ टेक्नोलॉजी इज अ ब्लेसिंग फॉर श्योर, Yes. लेकिन आपको समझ के पूरी अवेयरनेस के साथ हाँ, उसका इस्तेमाल करना हाँ, होगा। आप pros कोडिंग and cons सिखा रहे हो समझना। बच्चे को, बच्चे का हाँ। आईक्यू बहुत स्ट्रांग हो जाता है कोडिंग सीखने से, बच्चे के लॉजिक्स बहुत हम्म, शार्प हो जाते हैं, हम्म, उसे मैथ से कभी डर नहीं हम्म, लगता है। सो देयर इज सो मच पॉजिटिव इन टेक्नोलॉजी। हम्म। अब वो प्रॉब्लम्स, साहब किसी ने हमारे स्कूल का गंदा सा पेज बना दिया, किसी ने फोटो एआई से खराब कर दी, छोटे हाँ, छोटे बच्चे ये काम कर रहे हैं। ये मैं एक्चुअली इस पर आपसे डिस्कशन करना चाहती थी। एआई का हम इस्तेमाल आजकल कर ही रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग भी बहुत सारी चीज़ों के लिए AI। हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चैट जीपीटी हुआ फॉर द रिसर्च वर्क एंड ऑल। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक में सबसे बड़ा खतरा, ये बहुत अच्छा है, लेकिन खतरा क्या देखते हैं आप मैम, इसमें? रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई होना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी से हमने नहीं सिखाया, मैंने तो बल्कि अभी एक स्कूलों के लिए ना बच्चों की जो कंप्यूटर की किताब होती है वो लिखी है एक बड़े पब्लिकेशन हाउस के साथ, पहली कक्षा से 8वीं 10वीं कक्षा तक की, बाइनरी बडीज और डिजिटल डिस्कवरीज के नाम से, इसीलिए लिखी है। उसमें एआई और साइबर सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबल यूज अभी से ट्रेन करो इन्हें। अब क्या हो रहा है, आपने जो डीप फेक बोला, मैं अपनी केस बताता हूँ आपको। एक बच्चे ने एक बच्ची की तस्वीर ली और उसको एआई से गंदा कर दिया। हमारे यहाँ वैसे उसको बोल्ड डीप न्यूड्स बोलते हैं, डीप न्यूड्स, और वो इतने रियलिस्टिक लगते हैं कि सामने वाला देख के कहेगा अरे ये तो रियल फोटो। उस मासूम बच्चे के लिए ये ट्रॉमा है। दूसरी गलती, लोग इसे शेयर और फॉरवर्ड कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर 2024 को एक जजमेंट में बहुत साफ कहा कि बच्चे की गलत तस्वीर को देखना, डाउनलोड करना, देखना, व्यूइंग, डाउनलोडिंग, स्टोरिंग, सेव करना, डिस्ट्रीब्यूट यानी फॉरवर्डिंग और डिस्प्ले क्रिमिनल ऑफेंस है पॉक्सो और आईटी एक्ट में। क्रिमिनल ऑफेंस। सो नॉट जस्ट क्रिएटिंग बट व्यूइंग, सेविंग, डाउनलोडिंग, स्टोरिंग एंड फॉरवर्डिंग एंड डिस्प्लेइंग। मैंने डीपी पे लगा दिया, क्राइम। मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया, क्राइम। और ये बात बच्चों को पता नहीं है। पकड़ा, अभी आपने पढ़ा होगा, छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक 20 साल के छात्र को पकड़ा जिसने 36 बच्चियों की एआई से तस्वीरें खराब करी। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि बच्चे एआई का ये मिसयूज करें, वॉइस क्लोनिंग, फेक, मतलब देयर इज सो मच क्रिएटिव यू कैन डू विद द सेम थिंग, बट आप उसका उल्टा नेगेटिव यूज कर रहे हैं। और ये बस भूल जाते हैं मेरे बच्चे कि डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी मिटते नहीं हैं। आपने सुना होगा लास्ट मंथ नोएडा पुलिस ने एक छात्र को पकड़ा, एप्रीहेंड किया, जिसने एक गलत फेक ईमेल भेजी स्कूल्स को कि आपके स्कूल्स में बम है। और ये तो आजकल बड़ा नॉर्मल है। अरे साहब, नॉर्मल नहीं है, पुलिस के लिए बड़ा मुसीबत की चीज होती है। आप जब ये मेल आती है, ड्रिल करना पड़ता है, पूरी ड्रिल होती है, कितना नुकसान होता है, स्कूल बंद किए जाते हैं। अब वो पकड़ लिया गया, जब पकड़ा गया फुटप्रिंट से, उसने वीपीएन सब यूज किया था, फिर भी पकड़ा गया। तो पूछा पुलिस ने, भाई ये क्या? तो बोले साहब स्कूल जाने का मन नहीं था और हमने यूट्यूब पे देखा कि ऐसी कोई मेल भेज दो तो स्कूल की छुट्टी हो जाती है। नाउ what I'm always saying that digital diet is affecting the mental health of the child. Garbage in, garbage out. अगर ये पॉजिटिव कंटेंट लेंगे तो ये पॉजिटिव बनेंगे, लेकिन अगर ये 24 घंटे नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो इनके अंदर भी नेगेटिविटी आएगी। और इसलिए डिजिटल डाइट पे फोकस होना बहुत जरूरी है। एंड व्हाट इज डिजिटल डाइट? बैलेंस डिजिटल डाइट, गुड कंटेंट। और ये हम सब की जिम्मेदारी है, आपकी, मेरी, आपका। जैसे ये पूर्णिमा स्पीक्स है, इसके थ्रू हम ऐसा कंटेंट स्प्रेड करें जो लोगों को मोटिवेट करे, पॉजिटिव हो और एक लर्निंग एक्सपीरियंस बने। और मैं चाहता हूं मेरे बच्चे भी सोशल मीडिया पे यही काम करें, तभी जाके ये चीजें ठीक होंगी। वरना रोज शिकायतें, अरे एक तो नई मुसीबत आजकल आ रही है, बच्चे खुद अपनी पर्सनल फोटो शेयर कर देते हैं, छोटे छोटे बच्चे, स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, एंड देन वो ब्लैकमेल होते हैं और फिर वो बड़े बड़े ड्रास्टिक स्टेप्स उठा लेते हैं। एक रिपोर्ट आई है बड़ी जुलाई 2025 में, जो ये कहती है कि अगर 13 साल से कम के बच्चों को फ़ोन दिया जाता है तो उनमें एग्रेशन, डिटैचमेंट, सुसाइडल थॉट्स जैसी चीज़ें बढ़ी हैं। इस पर एक रिसर्च हुई है, ये जुलाई 2025 में आई थी रिपोर्ट।
तो आई थिंक इट इज़ हाई टाइम कि हम लोग भी ये डिसाइड करें कि क्या 16 साल से कम के बच्चों को सोशल मीडिया देना चाहिए खतरों को देखते हुए। इनफैक्ट एक गेम भी था सर जिसमें आपको अपने लेवल्स को ब्लू व्हेल, यस उसको आप लेवल्स पे जाने के लिए लास्ट जो आपको था वो सुसाइडल एक्ट था, और हमने उसके बाद बहुत सारे सुसाइड के केसेस भी देखे। फिर ऐसा लगता है सोचकर कि कोई मॉनिटरिंग नहीं है क्या, मतलब इन ऐप्स पर कोई मॉनिटरिंग नहीं है, घर में कोई मॉनिटरिंग नहीं है, बच्चा क्या कर रहा है, तो पेरेंट्स तो डिटैच है ना फिर तो क्लियरली। अगर पेरेंट्स भी नहीं देख रहे हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, ये और वो पॉसिबल भी नहीं है। हाँ। आपने एक बार फोन दे दिया और वो फोन की दुनिया में घुस गया। आज मेरा बच्चा मेरी सोसाइटी में खेलने गया तो वाइफ को पता है कि बी ब्लॉक में सेकंड फ्लोर पे मल्होत्रा आंटी के बेटे के साथ खेलने गया है। दिस इज हाउ वी पेरेंट्स वर्क। आज मेरे कहाँ गया है बेटा, बोले आज वो वहाँ फलाने सेक्टर में उनकी बेटा है, उसकी बर्थडे में गया है। आज जैसे ही मेरा बच्चा ऑनलाइन गया, मिलियन लोग उसके साथ गेम खेल रहे हैं, उनका तो नाम भी नहीं पता। पेरेंट्स को ये भी नहीं पता कि जब वो गेम खेल रहा है वो किससे चैट कर रहा है, किसको क्या बता रहा है और वो उसको क्या समझा रहा है। एक बड़ा खतरनाक वर्ड होता है मेरे बच्चों के लिए, उसे कहते हैं ग्रूमिंग। और ग्रूमिंग बहुत ग्रेजुअली की जाती है और ये प्रेडिटर्स करते हैं जो आपके माइंड को ट्रेन करते हैं टुवर्ड्स नेगेटिव थिंग्स या बैड थिंग्स व्हाटएवर। तो बच्चों को नहीं पता है। तो यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल सबसे पहला तो ये है कि आपको सही एज पे, जब बच्चे में मैच्योरिटी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तब इन डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। दूसरा, आपको सही और गलत बताना चाहिए। तीसरा, आप कम से कम इतना तो ध्यान रख लो कि एज रिलेटेड कंटेंट। अब एक गेम है रोब्लॉक्स, उस पर साफ लिखा हुआ है टीनेजर्स, मतलब 13+। 6-6, 7-7 साल के बच्चों को आपने दे दिया खेलने के लिए और पेरेंट्स को पता है कि वो खेल रहे हैं, तो दैट इज आई थिंक रॉन्ग। वहां पर नेग्लिजेंस है, नहीं देना ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ 13 साल से कम को आप दो मत। हाँ, आपको टेक्नोलॉजी देनी है ना, स्कूल में काम होता है, पढ़ाते हैं बच्चों को, घर पे डेस्कटॉप लगाओ एक बड़ा सा स्क्रीन के साथ, एक अच्छी टेबल चेयर के साथ, जिससे बच्चे को पोस्चर बनाना भी आए, बैठना भी आए और यूज करना है। कौन मना कर रहा है? टेक्नोलॉजी दीजिए, उसमें आप नेटवर्क लगाइए, बाकायदा केबल के साथ उसे इंटरनेट दीजिए, अपना स्क्रीन टाइम रिस्ट्रिक्ट कर दिए, बेटा 1 घंटे का कंप्यूटर टाइम में बैठ जाओ। वो 1 घंटे से ज्यादा बैठेगा भी नहीं, क्योंकि सब चीजें रेस्ट्रिक्टेड होंगी। अब वो लेट गया अगर फोन लेके, तो वो लेट गया। फिर तो आप सुन रहे हैं आजकल एक टर्म भी आ रहा है, ब्रेन रॉट, ये दिमाग का सड़ जाना, मतलब आप लेटे हुए हैं और फोन खुला हुआ है, तो उससे क्या हो रहा है, इतना डोपामिन रिलीज कर रहे हैं आप कि आपके जो स्लीपिंग हार्मोन्स हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं, बच्चों की नींद खराब हो रही है। एंड अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट जस्ट विद किड्स, इट इज आई थिंक विद एवरीवन, विद एडल्ट्स, विद सीनियर सिटीजंस, एंड इट इज बैड। बैलेंस लाइए साहब। टेक्नोलॉजी इज देयर टू स्टे, टेक्नोलॉजी इज अमेजिंग। अब तो एआई का हम लोग इतना यूज कर रहे हैं, मैं अपना एआई इन पुलिसिंग यूज कर रहा हूँ, बहुत हमारे को मदद करता है, बहुत हेल्पफुल है केसेस में। मेरा ये मानना है और मैं कहना भी चाहूंगा आपके यहाँ इस पे, HI plus AI इज मिरेकल। तो मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमिंग टुगेदर इज अ मिरेकल। तो अगर हम अपने ह्यूमन इंट को, तो मैं इसीलिए स्कूलों में जब सुनता हूँ, 4th क्लास के बच्चे से पूछा, बहुत सारे बच्चे बैठे, मैंने आप में से कितने लोग AI यूज करते हैं? सबने हाथ उठाया। मैंने आप में से कितने लोग अपना होमवर्क, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट AI से करते हैं? सबने हाथ उठा दिया। एंड दैट स्केयर्ड मी। मैंने, बच्चों नहीं, तुम लोगों को स्कूल भेजा जा रहा है सो दैट आपका ब्रेन लर्न और रीलर्न करे, डेवलप हो। आपने अगर AI का इस्तेमाल इन कामों के लिए किया तो आपने उसे ऑफ कर दिया, तो यू आर नॉट यूजिंग इट। और जो चीज आप यूज नहीं करेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपको डम्ब बना देगा। तो प्लीज डोंट डू दैट। आप AI का इस्तेमाल नई चीजों को सीखने में, नई चीजों को एक्सप्लोर करने में करें तो अच्छा लगेगा मुझे। लेकिन अपना काम करने के लिए अगर आपने इसे यूज किया तो आपने अपने ब्रेन को एक तरफ रख दिया, और उससे क्या होगा कि जो चीज एक तरफ रख गई वो एक तरफ ही रह जाएगी, वो कभी डेवलप नहीं होगी। एक चीज और अभी मैंने देखा, मैं चाहूंगी कि उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी आपसे लूं, एंड वाया सोशल मीडिया ओनली, कि एक लड़की पहुंची एक व्यक्ति के पास और उसने कहा कि मुझे एक फ़ोन करना है बहुत इम्पोर्टेंट, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। तो भाई कोई भी सोचेगा कि मैं मदद कर दूं, हमारे पास भी कोई आता है, हमें लगता है एक कॉल ही तो है, चलो फ़ोन दे देते हैं। बट वो फ़ोन पे बात करते करते वो गाड़ी का नंबर देखा, क्या मतलब सम कॉन्वर्सेशन लाइक दिस एंड 4 डिजिट्स, तो वो तो OTP था, बैंक चला गया। इज इट एक्चुअली हैपनिंग? Yes, it is. See, ma'am, everything is based on OTP today. Your bank, your authentication. ये फोन नहीं है, आप भूल जाओ इसे। आप फोन कहते थे जब शुरू हुआ था, जब हमने, It has replaced the wallet. It is my wallet. मैं होटल में खाना खाने गया, उसने कहा भाई साहब 100 रुपए का बिल हुआ, मैं अपना वॉलेट देता हूँ कि ले भाई निकाल ले तू? नहीं। काट दे तू? नहीं, मैं यूज करूंगा, मैं दूंगा तुझे पैसे।
आप भूल गए हो, अगर आपको शौक है तो प्लीज 2 फोन रखो आप, एक फोन जिसे फोन कहते हैं और एक जिसमें मेरा यूपीआई, मेरा बैंक, मेरी नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स, और आप वो फोन किसी के अनजान आदमी के हाथ में दे रहे हो, ये हेल्प नहीं कहलाती है। आज जगह जगह लैंडलाइंस हैं, एसटीडीज हैं, आप कहीं भी भेजिए उसको, या आप उससे पूछिए किसे मिलाना है, लेकिन उसमें भी अगर वो गाड़ी का नंबर और ये नंबर बोल रहा है तो यू शुड बी केयरफुल, आपके फोन पे ओटीपी बता रहा है वो किसी और को, नहीं देना चाहिए। आई थिंक बेस्ट इसमें ये किया जा सकता है कि आप खुद नंबर पूछें, स्पीकर पे फोन रखें, वो अगर तब आपको भी किसी से स्पीकर बात, पे भी वो उससे पूछ लेगा, वो स्क्रीन आप तो बट उसके मैसेज तो पॉपअप होगा अगर आपके पास इन केस है, अगर कम से कम आपके हाथ कुछ में फोन है। आपके हाथ में फोन है, तो आपके हाथ में फोन होता है तो आई थिंक और उससे एक बचा जा और सकता चीज मैं यहाँ लास्ट में कहना चाहता हूँ, बैंकों के लिए खास तौर से मैंने बहुत सालों से यूज किया है एंड आई थिंक वेरी एफिशिएंट। हर बैंक आपको एक ऑप्शन देता है कि आप अपने कार्ड्स, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स की लिमिट्स और यूजेज को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं फ्रॉम योर मोबाइल ऐप। प्लीज स्टार्ट डूइंग दैट। मिनिमम पे रखें, मिनिमम पे भी रखें, और जो चीज आप यूज नहीं कर रहे, अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू अब्रॉड राइट नाउ, तो मेरा इंटरनेशनल यूजेज की मुझे जरूरत ही नहीं है, तो मेरा सारा इंटरनेशनल ऑफ है इस समय ऑन ऑल माय क्रेडिट एंड ऑल माय डेबिट कार्ड। जिस दिन मैं फॉरेन कंट्री जा रहा हूँ उस दिन मैं उसको ऑन कर लूंगा। आज मुझे पता है मेरी लिमिट है 5, 10, 15, मैक्सिमम 15,000 से ज्यादा एक दिन में आप नहीं खर्च कर रहे हैं। जिस दिन वाकई आपको कोई 2 लाख रुपए का फोन या टीवी खरीदना है, उस दिन आप उसकी लिमिट बढ़ा के खरीद सकते हो, लेकिन इट टेक्स सेकंड्स। आप यहाँ से बटन दबाते हो और वहां इंपैक्ट होता है। तो उससे क्या है, ये जो आजकल स्कैम्स हो रहे हैं जिसमें लोगों के क्रेडिट कार्ड से पैसा निकल जाता है, या वो आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपने फोन को क्रेडिट कार्ड को लिंक करके उससे ऑन ऑफ करके रखें। एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेरी आपसे क्वेरी है, आजकल हम ये देखते हैं कि डीप फेक्स का क्योंकि इस्तेमाल होता है, फिर कई बार आप ट्रस्ट में किसी के साथ कोई फोटो शेयर करते हैं, फीमेल सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिहाज से, एक तो ब्लैकमेलिंग करना, ब्लैकमेलिंग के साथ साथ फिर एआई बेस्ड न्यूड पिक्चर्स रिलीज करना, फिर उसको जगह जगह ऑनलाइन पोस्ट कर देना, इन सब में क्योंकि पैनिक की सिचुएशन होती है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आप किससे कहें, आप ये कह पाने में आपके पास कोई नहीं होता जिसको आप ये बता सकें कि आई एम इन सच अ मेस। तो सबसे पहली चीज इसमें क्या करनी चाहिए, प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए, और फिर भी अगर कहीं गड़बड़ हो जाती है तो कंप्लेन करने का सबसे पहला तरीका क्या? पहले तो अगर कभी कोई इस तरह से आपको कंटेंट के साथ ब्लैकमेल कर रहा है तो आप उसके सारे स्क्रीनशॉट्स रखिए, फ़ोन को डिलीट मत करिए, उसकी आईडी को डिलीट मत करिए, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आवश्यक होते हैं। महिलाओं के प्रति और इवन इस तरह के कंटेंट के प्रति कानून बहुत सख्त है। cybercrime.gov.in पे हमने एक अलग से बटन बनाया हुआ है फॉर क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन, और उसमें रिपोर्ट एनोनिमसली का बटन बनाया हुआ है। मतलब अगर आप नहीं चाहते हैं कि मेरा नाम और ये सब सामने आए तो आप अपना नाम भी छुपा के कंप्लेंट कर सकते हैं। आप ट्रैक करके भी कर सकते हैं, और उसमें चारों कैटेगरीज दी गई हैं, कोई आपकी ब्लैकमेलिंग कर रहा है, कोई आपकी गंदी तस्वीरें हैं, या जो भी कैटेगरीज हैं। प्लस इसके अलावा हमारे पास एक पोर्टल है जो बनाया गया है इस तरह के मामलों को हेल्प करने के लिए, एक एनजीओ द्वारा, और वो काफ़ी मतलब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसकी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं बड़े बड़े पोर्टल्स के साथ, यहाँ तक कि जो गंदी वेबसाइट्स होती हैं, पॉर्न साइट्स, उनसे भी कोलैबोरेशन है। उसका नाम है stopncii.org, स्टॉप नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट इमेज अब्यूज। आप इस वेबसाइट पे जाएं, अपना केस क्रिएट करें, और वो जो सारी तस्वीरें जो धमकी दे रहा है, डाल दी हैं या पब्लिश कर दी हैं या डाल रहा है, आप वो उन पे अटैच कर दें। एक बात हमेशा याद रखें, आपकी कोई तस्वीर सिस्टम से बाहर नहीं जा रही है, वो सिर्फ उसकी एक हैश वैल्यू ले रहे हैं, एक इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, जिस वैल्यू से वो उस प्लेटफॉर्म से उस तस्वीरों को हटवा देंगे। तो ये एक दूसरा तरीका है बात करने का। अगर आप नाबालिग हैं तो उसके लिए एक वेबसाइट है takeitdown.necmec.org, वो नाबालिग बच्चों के लिए है। ये दोनों ही वेबसाइट से आप किसी भी प्रकार का ऑनलाइन कंटेंट जो है, अगर कहीं पब्लिश हो गया है जो आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहा है, आप हटवा सकते हैं। दूसरा, साइबर क्राइम पोर्टल पे कंप्लेन करें। पेरेंट्स को जरूर बताएं। ये जो डर होता है ना कि पेरेंट्स क्या रिएक्ट करे, भाई आपको एक बार आपने पेरेंट को बता दिया, आपको दुनिया का कोई आदमी छू नहीं सकता, कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। और पेरेंट्स आजकल के माहौल को समझते हैं कि ये सब हो रहा है। आपको एआई बना दिया या किसी ने गलत फोटो बना दिया तो आपको उसमें डरने की जरूरत नहीं है और कमजोर होने की जरूरत नहीं है। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि ऐसी तस्वीरों को हटाया भी जा सकता है
और इन बदमाशों को ट्रेस करके पकड़ा भी जा सकता है। अभी गोवा के अंदर एक 22 साल का लड़का पकड़ा गया जिसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटोज 4 नकली खातों पे, 2 इंस्टाग्राम खाते और 2 स्नैपचैट खातों पे वायरल करी। बच्ची स्ट्रांग थी, उसने आके साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और वो पकड़ा गया। तो ये, और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा बच्चों से कि कभी भी ऐसी प्राइवेट तस्वीरें शेयर मत करें। डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी मिटते नहीं हैं और रिलेशनशिप की नींव इन तस्वीरों पे नहीं रखी जाती है। अगर मैं अच्छा दोस्त हूँ और मेरी दोस्त की शर्ट भी खराब हो जाएगी तो मैं अपनी जैकेट उतार के डाल दूंगा, इसे दोस्ती कहते हैं, ना कि कोई दोस्त आपसे गलत तस्वीरें मांग रहा है और आप उसको भेज रहे हैं। तो यहाँ एक आपको मेंटली समझना चाहिए कि इंटरनेट की दुनिया में कोई चीज आदमी कभी भूलता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें। और पास के फायदे के लिए दूर का नुकसान वैसे भी बहुत भारी पड़ता है, तो उससे आपको बचना चाहिए। कोई एक ऐसा केस जिसका आप जिक्र करना चाहें इन द करियर, आपके पूरे करियर के बीच में, जिसने आपको भी चौंकाया हो या आपको लगा हो कि ये बड़ा डिफिकल्ट, ये कैसे हो गया? कोई केस ऐसा एक रहा हो? मेरे तो सारे केसेस डिफरेंट चैलेंजिंग होते हैं, भले वो बच्चों से रिलेटेड हो या एडल्ट से रिलेटेड हो। हाँ, इधर मैंने कुछ देखा है, पोस्ट कोविड की स्टॉकिंग के मामले कुछ ज़्यादा बढ़े हैं। इसका मतलब कुछ मेंटल हेल्थ पे लोगों के ज़्यादा असर पड़ा है। पीछे पड़ जाना, मतलब हर लेवल पे स्टॉक करना, अकाउंट्स हैकिंग, इस तरह के मामले आते हैं तो वो वाकई चौंकाते हैं कि आदमी किस हद तक जा सकता है। और अब क्या हो गया है कि आजकल जिस तरह से कंटेंट ओपनली अवेलेबल है तो हर आदमी सीख भी लेता है टिक्स एंड ट्रिक्स। हाँ, एक मामला मेरे को याद आता है जहाँ एक बच्चा खुद ही अपने फादर को हैक करके ब्लैकमेल करता है। ओह माय गॉड। और वो उनसे काफ़ी बड़ा अमाउंट मांगता है और वो उनके फ़ोन में घुसा हुआ है, वो उनके नेटवर्क में घुसा हुआ है, उसने सब अपने घर के अंदर सारी हैकिंग, और वो खुद यूट्यूब से सीख रहा है। एंड दिस इज़ वन एग्जाम्पल टू टेल कि एक छोटा बच्चा भी हैकिंग सीख के कितना होशियार हो सकता है बिकॉज ऑफ कंटेंट। तो मतलब अगर इन बच्चों को अच्छा कंटेंट सिखाया जाए तो ये कितने बढ़िया मॉडल्स बन सकते हैं। तो अगर पॉजिटिव चूज करें तो ये कितना अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपने क्योंकि नेगेटिविटी को अडैप्ट कर लिया। और एक मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आजकल जिस तरह के मामले हमारे पास, अभी एक आया फोन चोरी हुआ। अच्छा, फोन चोरी हो गया तो नॉर्मल सी बात है, कभी छीन के ले गया, कोई गिर गया, कभी कहीं गाड़ी में से निकाल लिया, और वो अपने फ़ोन की जो भी कंप्लेंट करनी चाहिए थी, क्या करना चाहिए था, वो अपने आराम से सोच रहे थे। जब तक सब फ़ोन नॉर्मल हुआ, उन्होंने नई सिम खरीदी, नया फ़ोन खरीदा, पता चला 2 दिन में 2.25 लाख रुपए उनके खाते से निकल गए। तो मैं आज की तारीख में ये सबको कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ कभी ये दुर्घटना घटे कि आपका फ़ोन खो जाए या चोरी हो जाए, तो सबसे पहला काम आप अपना सिम ब्लॉक करिए। दूसरा काम, अपना बैंक डेबिट फ्रीज करिए जो उस सिम से कनेक्टेड है, सारे बैंक। तीसरा काम, मोबाइल कंपनी पे जाके सिम री इशू करिए। चौथा काम, ऑनलाइन पुलिस कंप्लेंट करिए। वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, यूपी में रहते हैं तो यूपी कॉप ऐप पे भी हो जाएगा। पांचवा काम, आप sancharsaathi.gov.in पे जाके अपने फोन को ब्लॉक कराएं। अभी भी आप पढ़ें, आज ही मेरे पास खबर आई है कि करीब 200-300 फोन हमारी एक पुलिस ने वापस कराए लोगों के। नोएडा में करीब 800 फोन वापस कराए। तो संचार साथी को सूचित जरूर करें। और आखिरी काम, आपके घर में जो लैपटॉप या कंप्यूटर है उस पे अपना फाइंड माय डिवाइस खोलें। आजकल एंड्रॉयड और एप्पल दोनों इससे जुड़े हुए हैं, और वहां से अपने फोन को इरेज मार दीजिए। और मैं ये बताना चाहूंगा एंड्रॉयड यूजर्स को कि आपके फाइंड माय डिवाइस में एक सेटिंग है, फाइंड माय डिवाइस विदाउट नेटवर्क, उसे ऑन रखें। उससे ये होगा कि अगर वो फोन बंद भी कर देगा ना, देन ऑल्सो यू विल गेट योर नोटिफिकेशन। एंड इट इज विद एप्पल आल्सो? एप्पल में तो इनबिल्ट है, फाइंड माय डिवाइस है, एंड्रॉइड में भी है, लेकिन वो सेटिंग आपको चेंज करनी है। तो आपका जो गूगल अकाउंट है, मान लो आपका एप्पल अकाउंट है, आप घर जाओ, अपना iCloud खोलो। अच्छा हाँ, एप्पल वालों को मैं ये सतर्क कर दूं कि जैसी चोरी होता है, ये बदमाश लोग आपको नकली मैसेजेस भेजते हैं, SMS, आपका फोन ट्रैक हो गया है, लिस्ट योर लोकेशन हियर। वो नकली नंबर। एप्पल की सिर्फ 2 ही वेबसाइट है, apple.com या iCloud.com, उसके अलावा उनकी कोई वेबसाइट है ही नहीं। तो अगर कोई भी नकली मैसेज आ रहा है जैसे findmydevice-cloud.com, आप उस लिंक को क्लिक मत करें। एप्पल की सिर्फ एक ही वेबसाइट है, iCloud.com, उसे खोलिए, फाइंड माय डिवाइस पे जाइए, आप अपने फोन को वहां से इरेज भी कर सकते हैं, सिक्योर भी कर सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं। हम लोगों ने बहुत शुरू में मूवी देखी थी जामताड़ा, तब से हमें समझ में आया कि ये जो सारा आपके बैंक अकाउंट से चोरी होती है वो कैसे होती है। आपको लगता है इस तरीके की फिल्में
बननी चाहिए ताकि लोगों के बीच में जागरूकता, और खासतौर से अब, क्योंकि अब तो साइबर फ्रॉड और जो साइबर अटैकर्स हैं वो बहुत ही आधुनिक भी हो गए हैं, बननी अ, चाहिए बिल्कुल। आगे बढ़ गए हैं, मतलब एक कदम आगे चल गए अब हैं जो हम। हमने पास्ट में देखा है कम हाँ। से कम वो तो दिखाना चाहिए लोगों हम्म, को कि ऐसा हो रहा है। हम्म, जागरूकता ही होती है। जैसे हम्म, आपने अभी वो हमारी जो यूपी पुलिस वाली फिल्म की बात करी, हम्म, डिजिटल अरेस्ट की, हम्म, तो ये इस तरह की जो इनिशिएटिव्स हैं हम्म, ये जागरूकता में बहुत काम आते हैं। हम्म, और आज के जो मैं देख रहा हूँ जनरेशन है, हम्म, वो डिजिटल कंटेंट को इतना कंज्यूम करते हैं, हम्म, तो अगर उनके थ्रू भी ये चला जाता है और उनके हम्म, घरों तक ये पता चल जाए, तो साइबर जागरूकता जो है ना, वो चाय पे चर्चा होनी चाहिए। मतलब मैं समझ रहा हूँ, सुबह जैसे पहले अखबार पढ़ते थे तो हमारे स्कूल जाते समय दादाजी 3 ऐसी खबरें बता देते थे कि हम जागरूक हो जाते थे कि देश में क्या हो रहा है। हमने अखबार नहीं पढ़ा, वो पढ़ रहे होते थे, हम तैयार हो रहे थे, वो बोलते रहते थे। साइबर सुरक्षा भी अब ऐसा ही है। आज आपने मुझसे सुना, आप जाएं घर पे बैठे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ 4 लोगों को बताएं, कजिन्स को बताएं, क्योंकि विक्टिम कहीं भी हो सकता है उनका। जितनी अवेयरनेस होगी उतनी बचाव है। नहीं, मेरा आज आपसे एक्चुअली बात करने का जो मकसद था वो यही था कि हम कम से कम एक अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से जी। बहुत सारी चीज़ों पर बात कर सकें। मुझे आप 3 मंत्र बता दीजिए साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, जो हर किसी को आंख बंद करके फॉलो करने चाहिए। फिर कुछ रैपिड फायर करते हुए बस मैं इस चर्चा को समाप्त अपने जितने भी अकाउंट्स आप यूज करते हो, जीमेल, याहू, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, व्हाटएवर, उन सब में सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाके मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखिए। करोड़ों लाखों लोगों के पासवर्ड लीक हो चुके हैं, सबके पासवर्ड हैक हो चुके हैं। हम लोग पासवर्ड हाइजीन में बहुत कमजोर हैं। हैकर इस बात का फायदा उठाता है। अगर आपके खातों पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है तो कितने भी पासवर्ड लीक हो जाए आपको खतरा नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी अनजान लिंक और अनजान एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करेंगे। जैसे कि मैं आज दवाई की दुकान पे जाके नहीं कहता हूँ कि मुझे आज लाल कलर की गोली खिला दो। मैं दवाई तब खरीदता हूँ जब मुझे एक डॉक्टर लिखता है। इसी प्रकार से आप एक साइबर एक्सपर्ट या मोबाइल एक्सपर्ट नहीं है तो कृपया अपने फोन के साथ एक्सपेरिमेंट करना बंद करिए। और तीसरा, अगर कुछ भी हो जाए, आपको लगता है गड़बड़ है, सीधे 1930 को सूचित करें और या फिर cybercrime.gov.in पे जाके रिपोर्ट करें। अब जल्दी से कुछ हाँ या ना में मैं आपके जवाब लूंगी। अनजान लिंक क्लिक या स्किप? स्किप। ओटीपी शेयर करना सबसे बड़ी गलती? बहुत बड़ी गलती। पब्लिक वाईफाई हाँ या ना? नो, नेवर। फोन में 100+ एप्स खतरा? खतरा। अलाउ ऑल दबाना? नेवर, नेवर। नेवर, लापरवाही? लापरवाही। यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट? चेक करिए, जेन्युइन भी हो सकता है तो ओके करिए, नहीं है तो आप जबरदस्ती आ रहा है तो गलत है। अगर मैं शॉप पे खड़ा हूँ वो मुझे बता रहा है कि मैं 820 रुपए का आपको भेज रहा हूँ रिक्वेस्ट, आप एक्सेप्ट करिए, और उस पर लिख के आ रहा है उसी शॉप का नाम जहां मैं खड़ा हूँ और वही अमाउंट जो मैंने किया है, इट इज ओके रिक्वेस्ट। बट मैं सडनली घर में बैठा हूँ और कलेक्ट रिक्वेस्ट आ रही है, स्किप। स्किप। रिफंड केवाईसी कॉल रेड फ्लैग? रेड फ्लैग। इन्वेस्टमेंट व्हाट्सएप ग्रुप भरोसेमंद? नेवर। एक्सक्लूसिव ऑफर खतरा? टू गुड टू बी ट्रू इज खतरा। जान पहचान से आने वाले मैसेज खतरनाक हो सकते हैं? जीरो ट्रस्ट आज की तारीख में। व्हाट्सएप डीपी बदलना अकाउंट हैक का संकेत हो सकता है क्या? आप खुद भी बदलते हैं लोग तो इट इज ओके, बट देन हाँ, एक रेड फ्लैग है, डीपी भी बदली और आपके फोन पे लिख के आ गया सिक्योरिटी सेटिंग कोड चेंज्ड। दैट मींस फोन चेंज हुआ है। फोन चेंज हुआ है रैंडमली तो इसका मतलब वो हैकर भी हो सकता है, तो उसे ट्रस्ट ना कर ले। ब्लू टिक भरोसे की गारंटी है? थी पहले, अब जब से ये पेड हुआ है तो पता ही नहीं चलता कौन वेरीफाइड है। फेक प्रोफाइल पहले दोस्ती पहला रास्ता? हाँ, अरे बिल्कुल, यस। वॉइस कॉल ज्यादा खतरनाक है या मैसेज? दोनों पे अपराध हो रहे हैं, एक को विशिंग कहते हैं, एक को स्विशिंग, तो दोनों में ही जीरो ट्रस्ट बिहेवियर बहुत जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी में याद रखने वाला नंबर? 1930। पहला 1 घंटा? गोल्डन आवर। शर्म की वजह से लोग शिकायत नहीं करते, शर्म खत्म करिए, शिकायत करिए फौरन। स्क्रीनशॉट अगर लेते हैं तो वो सबूत बन सकता है? यस, स्क्रीनशॉट्स लीजिए, एविडेंस लीजिए, वो बहुत जरूरी है। कुछ भी डिलीट मत करिए फोन में से। बुजुर्ग सबसे आसान शिकार है? बहुत ज्यादा। बच्चों को फोन देना निगरानी जरूरी है? नेवर, नेवर, देना ही नहीं है। 13 साल से पहले नहीं देना है। ऑनलाइन गेमिंग खतरा? डेंजर्स है बट ठीक है, मतलब बैलेंस और अच्छे गेम्स आप खेल रहे हैं विद सिक्योरिटी तो नो प्रॉब्लम। घर में साइबर रूल्स होने चाहिए? बिल्कुल होने, डिजिटल रूल्स होने चाहिए। आपको लगता है परिवारों में साइबर सेफ्टी पर कम बात होती है? बहुत कम, बात ही नहीं होती। ज्यादा होनी चाहिए। एआई आपकी आवाज को कॉपी कर सकता है? बिल्कुल। कैसे बचें? बहुत मुश्किल है, बस हाँ, अब जो एआई टूल्स आ रहे हैं जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं डीप फेक्स को,
बट इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू हाइड योर वॉइस नाउ। हम्म। अब आज हम ये पॉडकास्ट डालेंगे तो दोनों वॉइस जा रही हैं, आपकी भी और मेरी भी, तो कैसे छुपाओगे उसको? बिल्कुल, और उसको ट्रैक किया, उसको कोई भी तो कुछ कर सकता है। हाँ। एक आखिरी सवाल है, सबसे बड़ी सुरक्षा टेक्नोलॉजी है या आपकी समझ है? आपकी समझ बहुत बड़ी सुरक्षा है। टेक्नोलॉजी तो गुड और बैड दोनों काम करती है। आपका अपना इंटेलिजेंस और आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है। तो एक बात तो मुझे लगता है कि साइबर ठगी को लेकर आई थिंक साइबर ठगी टेक्नोलॉजी से ज्यादा आपके भरोसे की ठगी है जी, उससे बचना चाहिए। रक्षित रंजन जी, आज आप आए और हमने बहुत अच्छी बातचीत की है। हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि इससे बहुत मदद मिलेगी लोगों को और ऐसी कॉन्वर्सेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचे। इसमें आपकी भी जरूरत है, आपके सहयोग की भी जरूरत है। तो ये सारी की सारी बातें ज्यादातर जगहों पर आप पहुंचाएं ताकि साइबर ठगी से आप भी बचें, अपनों को भी बचाएं, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रखें, क्योंकि टेक्नोलॉजी, एआई, ये सब की सब ब्लेसिंग है। इसको अपने लिए खतरा ना बनने दें, इस बात का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।